एक नॉवल यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां बनती हैं जिंदगी का हिस्सा और हर एक शब्द खोलता है एक नया सफर। तो चलिए डूब जाते हैं उपन्यासों की अद्भुत दुनिया में। मनोज ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें अटल थीं। वह मन ही मन समझ चुका था कि युद्ध के मैदान की आग में तप चुके ये दुश्मन सैनिक पकड़े जाने के बाद जिंदा बचने की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। इसलिए उनका हर वार बेरहम होगा। उसे दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर लड़ने का जुनून उबल रहा था। तभी लौह सेना के वाइस कमांडर ने पीछे रुके हुए युवाओं की ओर देखा और कहा, बहुत बढ़िया, तुम सबने मुझे निराश नहीं किया। इसलिए मैं अब घोषणा करता हूं कि जीनियस कैंप की परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। जैसे ही कर्नल कुरैशी की आवाज गूंजी, लौह सेना के जवानों का एक दस्ता तेजी से आगे आया। उनके साथ रस्सियों से बंधे दुश्मन सैनिकों का एक समूह था, जिन्हें उन्होंने ड्रिल ग्राउंड के एक तरफ खड़ा कर दिया। सेना की वह टुकड़ी किसी काले बादल की तरह जमीन पर छा गई। इन दुश्मन सैनिकों के चेहरों पर मुर्दे जैसी खामोशी थी, जीवन का कोई निशान नहीं। आज मैं तुम कैदियों को आजादी का एक मौका देता हूं। 6 देह संवर्धन स्तर के कैदी, 3 पहले स्तर के मूल ऊर्जा वाले और एक दूसरे स्तर के मूल ऊर्जा वाले कैदी मिलकर हमला करेंगे। अगर तुम इनमें से किसी एक को भी मार सके तो मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी लौटा दूंगा। कर्नल कुरैशी ने युवाओं की ओर इशारा किया, लेकिन उनकी नजरें उन 2000 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों पर टिकी थीं। पल भर में उन सैनिकों के बेजान और सफेद पड़ चुके चेहरों में जैसे जान आ गई। उनकी आंखों में एक तड़प जाग उठी, जीने की तड़प, आजादी की तड़प। अगले ही पल उनकी नजरें ड्रिल ग्राउंड पर खड़े युवाओं पर गड़ गईं। उनकी आंखों से खून की प्यास और हत्यारा इरादा साफ झलक रहा था। कई युवाओं के चेहरे ये देखकर पीले पड़ गए। उन्होंने कभी ऐसे खूंखार और बेरहम लोगों का सामना नहीं किया था। उन लोगों की नजरें ऐसी थीं मानो वे उन्हें कच्चा चबा जाएंगी। ये दुश्मन सैनिक अपनी आजादी और जिंदगी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अशोक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। हाँ, हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते, समीर ने उसकी बात का समर्थन किया। नंबर 1, बाहर आओ। कर्नल कुरैशी के पीछे खड़े कप्तानों में से एक आगे आया और उसने युवाओं की भीड़ पर नजर डाली। तुरंत एक युवक बड़े कदमों से बाहर आया। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद था और आंखों में डर की परछाई थी। उसकी हालत देखकर कप्तान ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, अकेले परीक्षा दोगे या साथियों के साथ? मैं अपने साथियों के साथ परीक्षा दूंगा, युवक ने घबराते हुए कहा। तभी 2 और युवक, जिनके चेहरे भी उतने ही डरे हुए थे, बाहर निकल आए। अपने नंबर बताओ। नंबर 2, नंबर 3। तीनों ने गहरी सांस ली और तैयार हो गए। मैदान में 30 कैदियों को छोड़ो। कप्तान ने पहली कतार में खड़े दुश्मन सैनिकों की ओर देखा। रस्सियां खुलते ही वे 30 सैनिक अपने हाथ पैर झटकते हुए तेजी से मैदान में उतरे। उनके चेहरों पर पागलपन और वहशी मुस्कान थी। वे उन 3 युवाओं को ऐसे देख रहे थे जैसे कुत्तों का झुंड हड्डियों को देख रहा हो। शुरू करो। जैसे ही कप्तान की आवाज गूंजी, 30 सैनिक और 3 युवक हरकत में आ गए। मारो। 30 सैनिकों ने एक साथ दहाड़ लगाई। उनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। ये सुनकर तीनों युवाओं के चेहरे गंभीर हो गए। उन खूंखार जानवरों जैसे सैनिकों को अपनी ओर झपटते देख वे डर के मारे सुन्न हो गए। उनके पैर शीशे की तरह भारी हो गए और वे अपनी जगह से हिल भी न सके। पलक झपकते ही तीनों युवाओं के चिथड़े उड़ गए। हवा में मांस और खून बिखर गया और पूरे ड्रिल ग्राउंड में खून की गंध फैल गई। मैदान के किनारे खड़े 90% से ज्यादा युवाओं के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। कुछ की हालत तो इतनी खराब थी कि उन्होंने सुबह का खाया पिया सब वहीं उल्टी कर दिया। कुछ देर के लिए पूरा मैदान एक अजीब सी बदबू से भर गया। कितनी बदबू है, मनोज ने अपना नाक बंद करते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। समीर ने भी नाक सिकोड़ ली। सिर्फ अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले जीवन में एक मर्चेंट मरीन और फाइटर होने के नाते उसने इससे भी बदतर हालात देखे थे। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्हें शहर के बाहर भेज दो, कप्तान ने आदेश दिया। तुरंत लौह सेना के जवान आगे आए। धन्यवाद सर। उन 30 दुश्मन सैनिकों के चेहरों पर जंगली खुशी थी। उन्होंने घुटने टेककर 3 बार माथा टेका और वहां से चले गए। अपने 30 साथियों को इतनी आसानी से आजादी मिलते देख बाकी बचे सैनिकों की आंखों में एक चमक आ गई। वे भी जल्द से जल्द मैदान में उतरने के लिए बेताब हो उठे। अब वे दूर खड़े युवाओं को ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरों को देखता है। अगर तुम साथियों के साथ परीक्षा देते हो तो खतरा और भी ज्यादा है। जब 3 लोग मिलकर 30 ऐसे सैनिकों का सामना करेंगे जो आपसी तालमेल से लड़ते हैं, तो चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, उनके संयुक्त हमले से बचना मुश्किल है।
कुछ युवाओं ने इस बात को समझा। जो पहले अपने दोस्तों के साथ जाने की सोच रहे थे, उन्होंने अब इरादा बदल दिया। लगता है मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है, मनोज ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। ये सैनिक बहुत वहशी और क्रूर हैं, काश हम साथ मिल सकते। मनोज, क्या तुम्हें सच में भरोसा है? अशोक ने माथे पर लकीरें लाते हुए पूछा। पिछले 1 महीने के सफर और बातचीत ने उसे मनोज को दोस्त मानने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मनोज की आंखों में लड़ने का जज्बा था। नंबर 4। तभी कप्तान फिर बोला। इस बार सिर्फ एक युवक मैदान में उतरा। 10 दुश्मन सैनिकों की रस्सियां खुली और वे उसे घूरते हुए आगे बढ़े। शुरू। आवाज गूंजते ही वूश, युवक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसके ऊपर 3 प्राचीन हाथियों की परछायां उभर आईं। दूसरे स्तर का मूल ऊर्जा योद्धा। उसकी तकनीक बहुत गहरी थी और रफ्तार बेहद तेज। दुश्मन सैनिकों में मौजूद दूसरे स्तर का योद्धा भी बस उसके पीछे की धूल फांकता रह गया। जल्द ही दुश्मन सैनिक चिल्लाया, इसे घेरो। पल भर में 10 सैनिक बिखर गए और युवक को चारों तरफ से घेर लिया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने 9वें स्तर के देह संवर्धन वाले एक सैनिक को निशाना बनाया। उसका शरीर झटका खाकर उस सैनिक पर झपटा। धड़ाम, उसकी प्राण शक्ति फट पड़ी और बिजली जैसी ताकत वाला उसका मुक्का सैनिक के सिर पर लगा, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। युवक के चेहरे पर भेजा और खून बिखर गया। बढ़िया, कई दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन अगले ही पल उनकी आवाजें बंद हो गईं। मैदान में खड़ा युवक किसी को मारने के बाद चीखा और फिर उसे जोरदार उल्टियां होने लगीं। जाहिर है, यह उसका पहला कत्ल था। और अगले ही पल बाकी 9 सैनिकों ने उस पर हमला कर उसे मार डाला। वे 9 सैनिक आजाद हो गए। कहने की जरूरत नहीं कि दूसरों की गलतियों से मिला सबक सबसे बेहतरीन होता है। नंबर 1 से 13 तक सब मारे गए। नंबर 14। एक दूसरे स्तर का मूल ऊर्जा युवक ने आखिरकार पलटवार किया। उसने एक एक करके सारे सैनिकों को मार गिराया। नंबर 14 पास। कप्तान की आवाज सुनकर युवक ने राहत की सांस ली और लाशों के ढेर से बाहर निकला। उसका चेहरा भारी था। उसके बाद नंबर 15 आया। 6 सैनिकों को मारने के बाद वह थक गया और बाकी 4 ने उसे मार डाला। कत्लेआम जारी रहा। एक के बाद एक युवा या तो पास हुए या मारे गए। बाद में नीलगिरी जिले के ये युवा प्रतिभागी खून खराबे के आदी हो गए और अपनी ताकत का खुलकर इस्तेमाल करने लगे। पास होने वालों की तादाद बढ़ने लगी। लगता है लाइन में पीछे होना फायदेमंद है, मनोज ने अपने हाथ में नंबर 139 का कार्ड देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नंबर 100। कप्तान की पुकार पर एक काली आकृति भूत की तरह मैदान में कौंध गई। यह विक्रांत था। शुरू में 10 सैनिकों ने उसे दुश्मनी से देखा, लेकिन जब उसके ऊपर 6 प्राचीन हाथियों की परछायां उभरीं, तो वे खौफजदा हो गए। चौथा स्तर मूल ऊर्जा। सैनिक समझ गए कि अगर जान की बाजी नहीं लगाई तो मरना तय है, इसलिए वे पागलों की तरह विक्रांत पर झपटे। लेकिन बदकिस्मती से विक्रांत बस वहीं खड़ा रहा। वे उसकी सुरक्षा कवच को तोड़ भी नहीं पाए और एक एक करके मारे गए। घमंडी है, पर इस विक्रांत में दम तो है। अशोक की आंखें सिकुड़ गईं। अब तक विक्रांत सबसे आसानी से पास होने वाला जीनियस था। बहुत बढ़िया भाई विक्रांत। रायजादा परिवार के बाकी लड़के खुशी से चिल्ला उठे। विक्रांत धीरे धीरे वापस लौटा। उसकी घमंडी नजर दूर खड़े बैंगनी कपड़ों वाले अशोक पर पड़ी और उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। अशोक ने स्वाभाविक रूप से उसकी नजर को भांप लिया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे पिछला जीवन हो या ये, उसे मारने की चाहत रखने वाले बहुत थे, लेकिन अंत में वही जिंदा बचता था, सिवाय उस एक बार के जब उसके अपने भाई जैसे दोस्त ने उसे धोखा दिया था। नंबर 137। आखिरकार अशोक की बारी आ ही गई। अशोक बड़े कदमों से बाहर निकला। सबकी नजरें उस पर थीं। वहां मौजूद कई लोग उस युवक के प्रति सम्मान महसूस कर रहे थे जिसने लौह सेना के वाइस कमांडर के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत की थी। 10 दुश्मन सैनिकों के चेहरे थोड़े राहत भरे हो गए जब उन्होंने देखा कि अशोक बाकी युवाओं से काफी छोटा है। उनके लिए 17 साल से कम उम्र का लड़का ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था। लेकिन जब उन्होंने अशोक के ऊपर 6 प्राचीन हाथियों की परछायां देखीं, तो वे हक्के बक्के रह गए। एक और चौथे स्तर का मूल ऊर्जा योद्धा। सर्प गति तकनीक। अशोक का शरीर बिजली की तरह कौंधा और सीधे उन 10 सैनिकों की ओर लपका जो अभी भी सदमे में थे। उसने अपना हाथ उठाया और घुमाया, जैसे कोई विशाल अजगर अपनी पूंछ मार रहा हो, बेहद खूंखार। धड़ाम। पल भर में 6 सैनिक उसके हाथ के वार से उड़ गए। उनमें से 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 बमुश्किल सांस ले रहे थे। अरे बाप रे, राक्षस!
कोई मार्शल आर्ट नहीं, बस हाथ का एक हल्का सा वार और उसमें बिजली जैसी ताकत। यह अशोक तो बहुत भयानक है। सच में चौथा स्तर। तभी उसने विक्रांत से पंगा लेने की हिम्मत की। ये तो अभी 17 का भी नहीं लगता। ऐसा टैलेंट तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। युवाओं का समूह सन रह गया। क्या लड़का है। कर्नल कुरैशी की आंखें चमक उठी। दूसरे स्तर के मूल ऊर्जा सैनिक का चेहरा बिगड़ गया और वह चिल्लाया, बिखर जाओ। बाकी 4 सैनिक तुरंत अलग हो गए ताकि अशोक के एक वार में सब न मारे जाएं। लेकिन क्या बिखरने से कोई फायदा होगा? जवाब था नहीं। अशोक अपनी जगह पर पहाड़ की तरह खड़ा रहा। महान स्थानांतरण। अचानक अशोक के शरीर पर प्राण शक्ति से चमकता एक सुरक्षा कवच झिलमिलाया। धड़ाम। एक 9वें स्तर के देह संवर्धन सैनिक ने पूरे जोर से मुक्का अशोक के कवच पर मारा। कड़क हड्डी टूटने की आवाज आई। आह। सैनिक दर्द से चीखता हुआ पीछे जा गिरा, अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। तभी बाकी 3 के हमले भी आ पहुंचे। बिना किसी अपवाद के उन सब का हाल भी पहले सैनिक जैसा हुआ। खासकर वो दूसरे स्तर का मूल ऊर्जा वाला सैनिक, उसने अपनी पूरी 3 हाथियों की ताकत झोंक दी थी। नतीजा ये हुआ कि सारी ताकत उल्टी उसी पर लौट आई और उसका हाथ धड़ से अलग होने जैसा टूट गया। नक्षत्र विस्थापन। वाइस कमांडर कुरैशी के चेहरे पर हल्का झटका लगा। उन्होंने सोचा और उन्हें एक बेहद कीमती उच्च श्रेणी की रक्षात्मक तकनीक याद आई। पूरा ड्रिल ग्राउंड मरघट की तरह शांत था। ये नज़ारा विक्रांत के मुकाबले ज्यादा चौंकाने वाला था। विक्रांत ने तो बस हमलों को रोका था, लेकिन अशोक ने न केवल रोका बल्कि उसकी तकनीक ने पलटवार भी किया। क्या भयानक रक्षात्मक तकनीक है। भीड़ में शोर मच गया। विक्रांत ने ठंडी सांस ली। अपनी लाइमलाइट अशोक द्वारा छीने जाने से उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। अशोक के पास होने के बाद वह अपनी जगह लौट आया। नंबर 138। अशोक के बाद समीर की बारी थी। समीर और अशोक एक दूसरे के पास से गुजरे और समीर की आंखों में हैरानी थी। जहां तक वह जानता था, जो तकनीक अशोक ने इस्तेमाल की थी वह नक्षत्र विस्थापन स्टार शिफ्ट की होनी चाहिए, जो समीर खुद भी जानता था। उसे जिज्ञासा हुई कि अशोक ने ये कहां से सीखी। अशोक, तुम्हें नक्षत्र विस्थापन भी आती है? मनोज ने उत्सुकता से पूछा। अशोक ने सिर हिलाया। मनोज, वह नक्षत्र विस्थापन नहीं थी, बस उसके लक्षण थोड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मनोज ने सिर हिलाया। उधर समीर वहां खड़ा था, उसकी ठंडी आकृति पहाड़ जैसी स्थिर थी। 10 सैनिक डरते हुए उसे घेरने लगे। नक्षत्र विस्थापन। समीर के शरीर पर एक सुरक्षा कवच झिलमिलाया। 4 प्राचीन हाथियों की पूरी ताकत। वह बिजली की तेजी से दूसरे स्तर के सैनिक की ओर लपका। उसने अपनी आस्तीन झटकी जिसमें प्राण शक्ति भरी थी। आस्तीन आयाम। उसकी लंबी आस्तीन सैनिक के मुक्के को रोकने के लिए लहराई। सैनिक को लगा जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो, ताकत लगाने की कोई जगह ही नहीं थी। अगले ही पल एक भयानक ताकत ने उसे झकझोर दिया। कड़क। समीर की आस्तीन की हरकत से सैनिक का हाथ मरोड़कर तोड़ दिया गया। चीख के साथ सैनिक दूर जा गिरा। बाकी 9 सैनिकों के हमले भी समीर पर आ गिरे। लेकिन आह, एक के बाद एक चीखें गूंजी और वे सब उड़ गए। समीर ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। नंबर 139। समीर के पास होने के बाद कप्तान ने अगला नंबर पुकारा। मनोज, गुड लक, समीर ने मनोज से कहा। फिक्र मत करो। मनोज ने गहरी सांस ली। अब वहां मौजूद जीनियस युवाओं की नजरें समीर और अशोक के बीच डोल रही थीं। ये नंबर 138 अशोक के साथ है। उसकी तकनीक भी वैसी ही लगती है। अशोक, तुम्हें नक्षत्र विस्थापन कैसे आती है? समीर लौटते ही पूछ बैठा। ये तकनीक तो रायजादा परिवार या बड़े घरानों के पास भी नहीं थी। तुमने गलत देखा। वह महान स्थानांतरण थी, अशोक ने समझाया। थोड़ा अलग है, पर मकसद एक ही है, समीर ने आह भरी। उधर मनोज ने हथियार रैक से एक लोहे की छड़ उठाए और 1000 छाया छड़ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लड़ रहा था। अंत में बड़ी मुश्किलों से मनोज पास हो गया, लेकिन वह खुश नहीं लग रहा था। क्या हुआ मनोज? अशोक ने पूछा। क्या मुझे सच में उन्हें मारना चाहिए था? वह सैनिक मरने को तैयार था ताकि मेरे हथियार को रोक सके और उसके साथी आजाद हो सके। मनोज की आंखों में उलझन थी। वो आदमी सम्मान के काबिल था, समीर ने संजीदगी से कहा। तुमने आत्मरक्षा में उसे मारा, वरना तुम मारे जाते। इसलिए खुद को दोषी मत मानो, अशोक ने उसे दिलासा दिया। जीनियस कैंप की परीक्षा आग की तरह फैलती रही। बाद में नंबर 163 आया। 18 साल का युवक, लाल कपड़ों में, हाथ में तलवार। उसके ऊपर 6 प्राचीन हाथियों की परछाया।
चौथा स्तर, वूश। पलक झपकते ही लाल रोशनी की एक लकीर सैनिकों के बीच से गुजरी। खन खन, तलवार म्यान में वापस जाने की आवाज आए। धड़ाम धड़ाम, 10 सैनिक जमीन पर गिर पड़े। बहुत अच्छे, वाइस कमांडर कुरैशी भी तारीफ किए बिना न रह सके। तुम्हारा नाम? सूरज, लाल कपड़ों वाले युवक ने सम्मान से सिर झुकाया। अरे बाप रे, ये सूरज तो असली राक्षस है। मुझे तो उसकी तलवार दिखी भी नहीं। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। विक्रांत का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे मानना पड़ा कि यह लाल कपड़ों वाला लड़का उससे ज्यादा ताकतवर है। कितनी तेज तलवार है। समीर गंभीर था। सूरज, अशोक ने दूर से उसे देखा। उसकी तकनीक समकालिक छाया तलवार सिंक्रोनस शैडो स्वॉर्ड जैसी थी, बेहद घातक। अगर मुझे इससे लड़ना पड़ा तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अशोक ने सोचा। शाम ढलने लगी। नंबर 237, एक बैल जैसा हट्टा कट्टा युवक बाहर आया। अशोक, जो थोड़ा ऊँघ रहा था, अचानक जाग गया। ये लड़का साधारण नहीं है, समीर ने कहा। 10 सैनिक उस पर झपटे। हटे कट्टे युवक ने हाथ हिलाया और 6 प्राचीन हाथियों की परछाइयां उभरी। एक और चौथा स्तर, भीड़ चिल्ला उठी। युवक ने एक सैनिक को थप्पड़ मारकर बेहोश किया, फिर उसे एक हथियार की तरह उठाकर बाकी 9 सैनिकों पर घुमा दिया। सब उड़ गए। अंत में उसने उस सैनिक को हवा में उछाला और एक जोरदार लात जमाई। कड़क, सैनिक का शरीर बीच से मुड़ गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। हाँ, बहुत बढ़िया, वाइस कमांडर हंसे। तुम्हारा नाम? सर, लोग मुझे टाइगर कहते हैं। मेरा नाम ताराचंद है, युवक ने गरजते हुए कहा। बहुत अच्छे टाइगर, अशोक की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस साल के कैंप में कितने ही छुपा रुस्तम आए हैं, मनोज ने कड़वी हंसी के साथ कहा। परीक्षा खत्म हुई, 98 लोग पास हुए। कर्नल कुरैशी आगे आए। बधाई हो, लेकिन कल से तुम जीनियस कैंप के सदस्य बनोगे। अगले 1 साल तक कोई विलासिता नहीं मिलेगी, और पिछले अनुभवों के आधार पर 1 साल बाद तुम में से 10 से ज्यादा जिंदा नहीं बचेंगे। भीड़ को विदा कर दिया गया। अशोक, समीर और मनोज ने उस रात भरपेट खाना खाया, क्योंकि कल से असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। दूसरे दिन सुबह लौह सेना का कैंप। 98 युवा फिर से इकट्ठा हुए। कप्तान यशवंत, जो इस साल के इंचार्ज थे, 5 इंस्ट्रक्टर्स के साथ आए। मैं कप्तान यशवंत हूँ। अब तुम लोग 5 ग्रुप बना लो। हर ग्रुप में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ज्यादातर लोग अशोक, सूरज, टाइगर और विक्रांत की तरफ भागे। आखिरकार अशोक के ग्रुप में 20 लोग रह गए। विक्रांत का ग्रुप भी भर गया। ये ग्रुप अब छोटी टुकड़ियां स्क्वाड्स कहलाएंगी, कप्तान यशवंत बोले। अशोक की टुकड़ी 3 स्क्वाड 3 के सामने एक 30 साल का इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ। आज से मैं टुकड़ी 3 का इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे चमन बुलाना। चमन। कुछ लड़के हक्के बक्के रह गए। अशोक के होठों का कोना फड़फड़ाया। नाम कुछ ज्यादा ही अजीब था। ही, किसी की हंसी छूट गई। मजाक लग रहा है क्या? चमन का चेहरा सख्त हो गया। सब चुप हो गए। मेरे पीछे आओ, हम उदयगिरी पर्वत श्रृंखला तक दौड़कर जाएंगे, चमन चिल्लाया। बाकी 4 टुकड़ियां भी चल पड़ीं। शहर से बाहर निकलते निकलते दोपहर हो गई। सब भूख प्यास से बेहाल थे। सर, लंच कहाँ करेंगे? एक लड़के ने पूछा। कोई लंच नहीं है। अगर खाना चाहिए तो उदयगिरी पर्वत पहुंचने का इंतजार करो और खुद बनाओ। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, शाम हो जाएगी। जोश बनाए रखो, चमन ने डांटा। क्या शाम तक दौड़ना है? लड़के सन रह गए। पीछे अशोक, समीर और मनोज एक समान गति से चल रहे थे। मनोज, अपनी सांस पर काबू रखो। हर 3 कदम पर सांस लो, 2 पर छोड़ो, अशोक ने उसे तकनीक बताई। मनोज ने ऐसा किया और उसकी थकान गायब होने लगी। शाम होते होते जब वे पहाड़ के पास पहुंचे, सिर्फ अशोक का ग्रुप तरोताजा लग रहा था। रुको, इंस्ट्रक्टर्स ने आदेश दिया। फिर उन्होंने सबकी तलाशी ली और लाइटर या चकमक पत्थर इग्नाइटर्स जब्त कर लिए। दिलचस्प, अशोक मुस्कुराया। अब कप्तान प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे कप्तान से एक इग्नाइटर फायर पिस्टन मिलेगा। उसी से तय होगा कि आज तुम पका हुआ मांस खाओगे या कच्चा, एक इंस्ट्रक्टर ने कहा। ये सुनते ही सारे युवा पागलों की तरह भागे। आसमान में प्राचीन हाथियों की परछाइयां दौड़ने लगीं। बस अशोक, समीर और मनोज धीरे धीरे चलते रहे। अशोक, हम लड़ने नहीं जा रहे, मनोज ने पूछा। अगर इग्नाइटर नहीं मिला तो कच्चा मांस खाना पड़ेगा। किसने कहा कि आग जलाने के लिए इग्नाइटर की जरूरत होती है? अशोक ने बेपरवाही से पूछा। वे धीरे धीरे प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां सिर्फ कप्तानों का ग्रुप था। बाकी लड़के गायब थे। क्या हो रहा है?
कप्तान यशवंत ने पूछा। सर, इन्हें इग्नाइटर की परवाह नहीं है, चमन ने कहा। ठीक है, तुम तीनों जाओ और अपना शिकार ढूंढो, कप्तान ने कहा। अशोक अपने दोस्तों के साथ जंगल में घुस गया। शायद वो इग्नाइटर उधार मांगने की सोच रहे हैं, चमन बुदबुदाया। तो उनकी किस्मत खराब है, कप्तान यशवंत ने अजीब नजर से देखा। तुम्हें पता है इग्नाइटर किसे मिला? विक्रांत को। उदयगिरी पर्वत के जंगल में अशोक, समीर और मनोज ने एक भेड़िए का शिकार किया। मनोज ने उसे साफ किया। गोश्त तैयार है, पर आग कहाँ से लाएं? मनोज ने पूछा। तभी उन्होंने देखा कि विक्रांत के पास इग्नाइटर है। अशोक की टुकड़ी का एक लड़का, ललित, विक्रांत से मांगने गया। अगर किसी ने अशोक की टीम को आग दी तो वो मुझसे कभी आग नहीं मांग पाएगा, विक्रांत ने धमकी दी। बाकी सब डर गए और ललित को भगा दिया। ललित रोता हुआ वापस आया। वो सब बहुत मतलबी हैं। अशोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ललित, रिलैक्स, मेरे साथ चलो। अशोक वापस अपनी जगह आया और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। तुम्हारे पास इग्नाइटर नहीं है, लकड़ियों का क्या करोगे? मनोज उलझन में था। किसने कहा आग के लिए इग्नाइटर चाहिए? अशोक ने जोर से कहा ताकि सब सुन सकें। विक्रांत हंसा। बकवास, मैं भी देखता हूं तुम बिना इग्नाइटर के आग कैसे जलाते हो। शर्त लगाओगे? अशोक की आंखों में चमक थी। क्या शर्त? जो हारेगा वो अपने कपड़े उतारकर उदयगिरी पर्वत के प्रवेश द्वार के 10 चक्कर लगाएगा। नंगा। मंजूर है, अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? विक्रांत सन रह गया। भीड़ सन रह गई। ये शर्त बहुत ही बेरहम थी। डर गए क्या? अगर डरपोक हो तो भौंकना बंद करो, अशोक ने ताना मारा। विक्रांत का चेहरा लाल हो गया। मैं क्यों डरूंगा? मंजूर है, कप्तान सर, आप गवाह रहना। भीड़ में खलबली मच गई। अशोक तो गया काम से। नंगा दौड़ते हुए देखने में मजा आएगा। अशोक के चेहरे पर अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अशोक की अग्नि परीक्षा। अशोक, तुम्हारा क्या विचार है? कप्तान नवीन ने अशोक की ओर देखते हुए उसकी राय जाननी चाहिए। आखिर यह शर्त अशोक ने ही शुरू की थी। अशोक, बेहतर होगा कि तुम यह न कहो कि तुम में हिम्मत नहीं है। रोहन की आंखें सिकुड़ गईं, उसने अशोक के पीछे हटने का रास्ता काट दिया। कप्तान महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि रोहन ने कहा, कृपया इस शर्त के गवाह बने। अशोक ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। ये रोहन कितना मददगार व्यक्ति था। रोहन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अशोक इतनी आसानी से मान जाएगा। अशोक, तुमने कहीं फायर पिस्टन तो नहीं छिपा रखा है? अगर ऐसा है तो इस शर्त का कोई मतलब नहीं रहेगा। रोहन ने सतर्कता से अशोक को देखा। चिंता मत करो, अगर मैंने फायर पिस्टन का इस्तेमाल किया तो तुम इसे मेरी हार मान सकते हो। अशोक मुस्कुराया। फायर पिस्टन? उसे क्या जरूरत थी? रोहन ने राहत की सांस ली। याद रखना, तुमने ये स्वीकार किया है। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति नहीं है तो अब ये शर्त लागू होती है। नवीन ने दोनों की ओर देखा। दोनों ने सिर हिलाया। शुरू करो। नवीन ने दिलचस्पी से अशोक को देखा। उसके पीछे खड़े पांचों कमांडर भी जलती हुई निगाहों से अशोक को घूर रहे थे। वे सभी उत्सुक थे कि अशोक को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। यहां तक कि वे भी बिना फायर पिस्टन के आग जलाने की बात कहने की हिम्मत नहीं करते थे। आज मैं सभी को कुछ सामान्य ज्ञान सिखाऊंगा। अशोक तुरंत जमीन पर बैठ गया। उसने सूखी लकड़ियों के ढेर से गोल आकार का एक टुकड़ा चुना। इस बीच लौह रक्त सेना प्रतिभा शिविर के सभी युवा उसके चारों ओर जमा हो गए थे। वे अशोक के हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। अशोक ने विजय मैंक्वैन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, विजय, मुझे अपना खंजर दो। विजय ने अपना खंजर अशोक को दे दिया। खंजर लेने के बाद अशोक ने हाथ उठाया, सूखी लकड़ी के सिरे से एक छड़ी काटी और उसे नुकीला किया। साथ ही उसने गोल लकड़ी के टुकड़े में एक छोटा सा छेद किया। झटके से लकड़ी के छोटे टुकड़े ढेर से अशोक के हाथ में आ गए। इसके बाद उसकी प्राण शक्ति उसके हाथ से निकली और उन्हें लकड़ी के बुरादे में बदल दिया, जो अंत में गोल लकड़ी के टुकड़े के छोटे छेद में गिर गए। इसके बाद उसने नुकीली की गई छड़ी को छोटे छेद में डाला और छड़ी को घुमाना शुरू कर दिया। छी, ये ख्याली पुलाव है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह आग लगा सकते हो? रोहन ने ताना मारा, लेकिन जल्द ही वह हक्का बक्का रह गया। छठ। अशोक ने सूखी छड़ी को थोड़ी देर घुमाया, जिसके बाद लकड़ी के बुरादे से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल बाद एक छोटी सी लौ निकल आई। विजय, सूखी लकड़ी, अशोक ने धीमी आवाज में चिल्लाया। आया। विजय ने बुरादे से धुआं निकलते ही सूखी लकड़ी तैयार कर ली थी। अशोक के बुलाने पर उसने तुरंत सूखी लकड़ी का ढेर अशोक के सामने रख दिया।
अशोक ने जलते हुए बुरादे को सूखी लकड़ी में रखा। तुरंत एक तेज लपट भड़क उठी। नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। रोहन ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा और वह पीछे हट गया। उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह अपने होश में न हो, क्योंकि उसे ये सब सच मानने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय आसपास के सभी युवा रोहन को दया भाव से देख रहे थे। ये रोहन अति आत्मविश्वास में था। रोहन के भाई और रोहन के परिवार के अन्य 3 युवाओं के चेहरे बहुत भद्दे हो गए थे। रोहन का अपमान होना उनके परिवार का अपमान होने के बराबर था। नवीन ने अशोक को गहराई से देखा और पूछा, अशोक, तुम्हें ये सब कैसे सूझा? जब मैं बचपन में खेल रहा था तब मैं गलती से इस पर पहुंच गया था। मैं इसे लकड़ी रगड़कर आग जलाना कहता हूं। कप्तान, आप क्या सोचते हैं? अशोक ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नवीन जोर से हंसे। रोहन, चूंकि तुमने कप्तान को गवाह बनने के लिए कहा था, मुझे विश्वास है कि तुम शर्त का पालन जरूर करोगे, है ना? अशोक ने उपहास भरी मुस्कान के साथ रोहन की ओर देखा। रोहन का चेहरा और भी भद्दा हो गया। कुछ ही समय में उसने नवीन के पीछे खड़े 2 कमांडरों की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। कप्तान महोदय, रोहन जिले के एक बड़े परिवार से है। अगर उसे इस तरह अपमानित किया जाता है तो उस परिवार का भी अपमान होगा। मुझे डर है कि उस समय मामले को निपटाना मुश्किल हो जाएगा। एक कमांडर ने आवाज उठाई। हाँ कप्तान महोदय, आइए इसे मजाक मानकर हंसकर टाल दें। दूसरे कमांडर ने भी कहा। नवीन ने माथे पर शिकन डाली। उस परिवार को उसे ध्यान में रखना था। हालांकि ये शर्त सभी के सामने लगी थी। अगर वह, जो शर्त का गवाह था, इस मामले को छोड़ देता तो उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से धूमिल हो जाती। और अगर यह खबर फैल गई तो उसके लिए लौह रक्त सेना के भीतर अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। हा हा हा। अचानक जोरदार हंसी की एक लहर गूंज उठी। गुस्ताखी। रोहन की मदद करने के लिए सबसे पहले बोलने वाले कमांडर ने अशोक की ओर गुस्से से देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम कप्तान की उपस्थिति में इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? कमांडर महोदय, अशोक की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। रोहन और मेरे बीच की शर्त के गवाह न केवल कप्तान थे, बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोग थे। जब शर्त लगाई गई थी तो मुझे आश्चर्य है कि आपने उस समय बोलकर इसे क्यों नहीं रोका। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आपने उस समय रोहन के परिवार के बारे में नहीं सोचा था? या शायद मेरा जीतना और रोहन का हारना आपकी उम्मीदों से परे था? इस प्रकार आपने कप्तान पर दबाव बनाने के लिए रोहन के परिवार को बीच में घसीटा। जैसे ही अशोक ने अपनी बात समाप्त की, उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। क्या आपको लगता है कि कप्तान उस परिवार से डरेंगे और उनके सामने झुकने के लिए बाध्य होंगे? जब कमांडर ने अशोक की बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत थोड़ा पीला और उदास हो गया। प्रतिशोध से भरी आंखों से अशोक को घूरने के बाद कमांडर ने भयभीत होकर नवीन की ओर देखा। कप्तान महोदय, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मेरा मतलब सच में ऐसा नहीं था। दूसरा कमांडर समझदारी से चुप रहा। ये शर्त सभी के सामने स्पष्ट थी। मुझे उम्मीद है कि कप्तान इस मामले को निष्पक्ष तरीके से संभालेंगे। वरुण ने सही समय पर अशोक की मदद के लिए बात की। हम उम्मीद करते हैं कि कप्तान इस मामले को निष्पक्ष तरीके से संभालेंगे। तुरंत हर दस्ते के कई युवाओं ने भी समर्थन व्यक्त किया। रोहन का चेहरा और भी भद्दा हो गया। उसने इन युवाओं को देखा। इनमें से अधिकांश युवाओं ने उससे आग उधार ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे वास्तव में ऐसे अवसरवादी और यथार्थवादी थे। इस कारण उसे इतना गुस्सा आया कि उसका खून खौल उठा। नवीन ने रोहन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बस बहुत हो गया। चूंकि मैंने इस शर्त के गवाह के रूप में काम किया, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लूंगा। रोहन, शर्त पूरी करो। हालांकि उसे जिले के परिवार पर विचार करना था, पर वह उनसे डरता नहीं था। रोहन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आंखों में अपमान की भावना झलक रही थी और उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। आसपास के युवाओं की उत्सुक नजरों के बीच रोहन ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वर्तमान में अशोक, वरुण, विजय और सुमित सभी अपनी पिछली सीटों पर लौट आए थे और जंगली भेड़िया और जंगली सुअर भूनना शुरू कर दिया था। वे रोहन के प्रदर्शन को देखते हुए अपना भोजन भून रहे थे। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि यह रोहन महिलाओं से भी ज्यादा गोरा होगा। विजय रोहन को नग्न भागते हुए देखकर जोर से हंसा। अशोक हंसा और कहा, उसकी नितंब पर एक जन्मचिन्ह भी है। इस समय केवल अशोक का समूह ही नहीं, बल्कि अन्य युवा भी रोहन के प्रदर्शन को देख रहे थे, डर रहे थे कि वे किसी शानदार दृश्य को न चूक जाएं। जैसे ही हवा रोहन के नंगे शरीर पर पड़ती, हर कुछ कदमों पर उसका चेहरा और भी उदास हो जाता।
उसकी आंखों से घनी नफरत और मारने की इच्छा निकल रही थी। अशोक, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपना बदला लेने तक नहीं रुकूंगा। आधा रास्ता दौड़ने के बाद रोहन अचानक दहाड़ उठा। तेजी से उसके पैर चले और उसने अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया, बाकी के चक्कर जल्दी से पूरे किए। भाई रोहन, रोहन के एक साथी ने सही समय पर कपड़े दिए। अपने कपड़े पहनने के बाद रोहन ने गहरी सांस ली और एक कोने में बैठ गया। वह इतना शर्मिंदा था कि किसी के सामने चेहरा नहीं दिखा पा रहा था। विजय हंसा और बोला, हा, मजा आ गया। वरुण भी हंसने लगा। सुमित की आंखें चमकी और उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। उसने देखा कि उसके दिल में अनजाने में एक खुशी आ गई है। अशोक मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जल्दी करो और खाओ, इसे जलने मत दो। इस बीच परिवार के सदस्यों के अलावा प्रतिभा शिविर के अन्य सभी युवा आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चर्चा का विषय रोहन था, जो अभी अभी नग्न होकर 10 चक्कर दौड़कर आया था। दस्ते 3 के युवाओं के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव थे। उस रोहन ने तो ये भी कहा था कि वह हमारे दस्ते 3 को अपनी आग उधार नहीं देगा। हमें उससे आग उधार लेने की क्या जरूरत है? अशोक की लकड़ी रगड़कर आग जलाने की विधि से अगर हमारे पास फायर पिस्टन नहीं है तो भी हम आसानी से आग लगा सकते हैं। हाँ, अशोक सच में बहुत असाधारण है, यहाँ तक कि वह ऐसी विधि भी बना सकता है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि अशोक केवल 16 साल का है। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं कोर फॉर्मेशन स्तर में भी कदम नहीं रख पाया था, और वह तो उसके जैसा है जो इतने सारे अलग अलग कौशल में सक्षम है। उस रोहन में अब किसी से मिलने की हिम्मत नहीं होगी। इस बारे में बात करते हुए उसका अंत सच में छोटा दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। धीरे बोलो, वह आखिरकार जिले के परिवार का सदस्य है। सावधान रहो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें निशाना बनाया तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। हाँ, चलो धीरे बात करते हैं। मुझे भी लगता है कि उसका अंत सच में छोटा है, जैसे टूथपिक। इस समय दस्ते 3 के युवाओं ने अशोक की खुलकर प्रशंसा की और साथ ही रोहन को बेरहमी से कुचल दिया। ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह से भूल गए थे कि कुछ देर पहले वे अशोक से बेहद असंतुष्ट थे और यहाँ तक कि रोहन से फायर पिस्टन उधार लेने के लिए अपना अभिमान छोड़ने के बारे में भी सोच रहे थे। दूर कप्तान नवीन भुना हुआ मांस खा रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें कभी भी अशोक से नहीं हटी। जहां तक उनका सवाल था, ये युवा बहुत चमत्कारी था। वह पूर्ण रूप से प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा था। वह आग जलाने का ऐसा तरीका भी सोच सकता था। 5 कमांडरों में से दस्ते 3 के प्रशिक्षक कमल के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जो अब तक फीका नहीं पड़ा था। उन्हें अब पूरी तरह से समझ में आ गया था। पता चला कि अशोक ने आज सुबह धुंधला वन की ओर चलने में इतना समय क्यों लिया और फायर पिस्टन के लिए क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि वह बहुत पहले से ही तैयार था। उसे वास्तव में आग जलाने के लिए फायर पिस्टन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि यह युवा कितना भयानक था। बाकी 4 कमांडरों में से 2 के चेहरे पर उदासीन भाव थे, जैसे कि आज के मामलों में उनकी कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं थी। अंतिम 2 कमांडरों ने एक दूसरे को देखा और फिर बेबस होकर हंस पड़े। वे दोनों रोहन के बड़े भाई के अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे रोहन की मदद न कर पाने के कारण दिल में थोड़ा दोषी महसूस कर रहे थे। लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में मारने की इच्छा झलक उठी। पेट भर गया। अशोक ने डकार ली और फिर खुद को गुरुत्वाकर्षण के बल पर सीधा लेट जाने दिया, पैर पार किए और रात के आकाश की ओर देखा। आसमान में चमकदार और शानदार तारों की एक श्रृंखला तैर रही थी। सुमित, मैंने पहले ही मांस के 3 टुकड़े खत्म कर दिए हैं, लेकिन तुमने अभी तक एक भी खत्म नहीं किया है। मुझसे सीखो, एक आदमी को ऐसा होना चाहिए। विजय ने गुर्राया। वरुण हंसा और कहा, विजय, तुम जो कर रहे हो वह बिना किसी स्वाद के निगलना है। हट जाओ। क्या तुमने नहीं देखा कि अशोक मुझसे भी ज्यादा तेजी से खा रहा था? विजय ने कहा। विजय, तुम तो मेरा नाम भी अपने साथ घसीट रहे हो। अशोक ने खुद को ताना मारने से नहीं रोक पाया। यह उसके पिछले जीवन की एक आदत थी, जिसके कारण वह इतनी जल्दी खाता था, क्योंकि जब वह एक भाड़े का सैनिक था तो कभी कभी उसके पास मिशन के दौरान खाने का समय भी नहीं होता था, और इस प्रकार वह केवल अपना भोजन निगल सकता था। यह उसका सौभाग्य था कि उसकी पाचन क्षमता मजबूत थी और इस प्रकार इतनी तेजी से खाने का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। हमें आज रात यहाँ सोना नहीं पड़ेगा, है ना? सुमित थोड़ा चिंतित था। अगर हम यहाँ सो सकें तो ये काफी अच्छा होगा। मुझे तो बस इस बात का डर है कि हमें धुंधला वन के अंदर सोना पड़ सकता है, विजय ने कहा। भाड़ में जाओ। विजय, तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि तुम सही नहीं हो। अशोक अभी बैठा ही था कि उसने कप्तान नवीन और अन्य 5 कमांडरों को दूर से आते हुए देखा।
नवीन की निगाहें मौजूद सभी प्रतिभा शिविर के युवाओं पर पड़ी और फिर उसने आदेश दिया, उठो, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करो। तुरंत युवाओं को 5 दस्तों में विभाजित किया गया और वे लाइन में खड़े होने लगे। हम अचानक नवीन ने माथे पर शिकन डाली जब उसने एक दूर की जगह पर देखा और चिल्लाया, रोहन, तुम अभी भी वहां क्या कर रहे हो? ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करो। नितंब पर जन्मचिन्ह वाले लोग सच में कुछ और ही होते हैं, यहां तक कि कप्तान की बात न सुनने की भी हिम्मत करते हैं। विजय मुस्कुराया। तुरंत रोहन के परिवार के सदस्यों को छोड़कर मौजूद सभी युवा हंसी में फूट पड़े। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार और कहो। इस बीच रोहन आराम से चला और आया। वह ठीक समय पर आया जब उसने विजय की बात सुनी। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने मारने की इच्छा से भरे चेहरे के साथ विजय को देखा। हम्फ, विजय ने गुर्राया और रोहन को अनदेखा कर दिया। वह रोहन को उकसाने में बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हे, इन दिनों लोगों को सच बोलने की भी अनुमति नहीं है। यह कोई रहस्य नहीं है कि तुम्हारे नितंब पर जन्मचिन्ह है। अशोक ने झूठ मूठ की आह भरी। हा हा हा। तुरंत मौजूद सभी लोग एक बार फिर हंसी में फूट पड़े। मौजूद युवा खुद को रोहन को पहाड़ के प्रवेश द्वार के चारों ओर नग्न दौड़ते हुए याद करने से नहीं रोक पाए। अशोक। जैसे ही उसने गुस्से से अशोक का नाम कहा, रोहन की आंखों से मारने की इच्छा निकल रही थी जो लोगों को निगलने में सक्षम लग रही थी। बस करो। नवीन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने उन्हें डांटा। अगर तुम दोनों को बहस करनी है तो तुम्हें बाद में बहुत सारे मौके मिलेंगे। अब प्रतिभा शिविर के 5 दस्ते, अपने प्रशिक्षकों का पालन करो और धुंधला वन में गहराई से प्रवेश करो। अगर तुम पीछे रह जाते हो और रास्ते में भयंकर जानवरों द्वारा फाड़ दिए जाते हो तो दूसरों को दोष मत देना। नवीन के बोलते ही 5 कमांडर चले गए। 5 हवा के झोंकों में बदल गए जो धुंधला वन में उड़ गए। युवाओं के 5 दस्तों ने जल्दी से अपने प्रशिक्षकों का पीछा किया और क्योंकि 5 प्रशिक्षकों ने जानबूझकर अपनी गति कम कर दी थी, युवा उनके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो इन युवाओं में से कुछ ही उनकी गति का पालन करने में सक्षम होते। जल्द ही समूह सड़क पर दूसरे मोड़ पर पहुंच गया। इस समय तक सभी 5 दस्ते अलग हो चुके थे। अशोक, वरुण, विजय और सुमित ने नेतृत्व किया और अपने प्रशिक्षक कमल के ठीक पीछे चले। विजय, तुम मनहूस। अशोक खुद को विजय पर घूरने से नहीं रोक पाया। उसे अब भी याद था कि विजय ने पहले क्या कहा था और विजय सच में सही निकला। अच्छी बातें नहीं होती हैं लेकिन बुरी होती हैं, विजय ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सुमित का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया जब उसने कांपती आवाज में कहा, जब हम सो रहे होंगे तो कोई भयंकर जानवर हम पर हमला तो नहीं करेगा, है ना? बकवास। बेशक वे करेंगे, विजय ने गुस्से से कहा। सुमित, तुम पहले कभी जंगल में नहीं रहे हो? अशोक ने हवा की तरह भागते हुए पूछा। उसकी सांस और भाव शांत थे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कभी नहीं। सुमित ने सिर हिलाया। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा एक सुंदर लड़का जो आरामदायक जीवन जीता है, प्रतिभा शिविर में क्यों आया? विजय थोड़ा हैरान था। विजय की बात सुनकर सुमित का शरीर कांप उठा। उसने मुट्ठी कसी और विजय को घूरते हुए कहा, मैं सुंदर लड़का नहीं हूं। हे, गुस्सा भी दिखा रहा है। मेरे साथ लड़ना चाहते हो? विजय मुस्कुराया और उसकी आंखों से लड़ने की इच्छा निकल रही थी। बस करो विजय, तुम अपनी ताकत भयंकर जानवरों से निपटने के लिए क्यों नहीं बचाते? वरुण ने सिर हिलाया। अशोक ने सुमित को गहराई से देखा। उसने देखा कि जब विजय ने कहा था कि सुमित एक सुंदर लड़का है, तो सुमित, जो आमतौर पर विनम्र रहता था, वास्तव में अपनी आंखों से मारने की इच्छा की एक झलक निकाल रहा था। वह अनुमान लगा सकता था कि इस सुमित की कोई कहानी थी। जल्द ही दस्ते 3 अंततः धुंधला वन के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। रास्ते में कुछ कमजोर भयंकर जानवरों के साथ अनगिनत लड़ाइयों के बाद उनके वर्तमान परिवेश में दिखाई देने वाले भयंकर जानवर कम से कम द्वितीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थे। आसपास की झाड़ियों में हरी चमक के साथ टिमटिमाती आंखों के जोड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से उनके भीतर भेड़िए छिपे हुए थे। ये भेड़िए नियमित जंगली भेड़िए नहीं थे, क्योंकि उनमें से हर एक दुर्जय भयंकर जानवर था। आज रात हम यहाँ सोएंगे। कमल की निगाहें दस्ते 3 के सभी युवाओं पर पड़ी और उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या यहाँ सोएंगे? क्या आप मजाक कर रहे हैं? तुरंत कुछ युवाओं के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। सुमित उनमें से एक था। एक युवा ने कुछ लार निगल ली और फिर पूछा, प्रशिक्षक, आप हमारी रक्षा करेंगे, है ना? एक पल के लिए अधिकांश युवाओं ने कमल की ओर उम्मीद से भरी नजरों से देखा। कमल ने ठंडी आवाज में गुर्राया, तुम सभी ज्यादा सोच रहे हो। मैं केवल तुम्हें प्रशिक्षण आदेश देने के लिए जिम्मेदार हूं।
अगर कोई भयंकर जानवर तुम्हें काटकर मार भी डाले तो भी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह मत भूलो कि प्रतिभा शिविर में प्रवेश करने का मतलब था कि जीवित रहने की बहुत कम संभावना है। और यह प्रशिक्षण शिविर का केवल पहला और सबसे आसान दौर है। कमल की बात सुनकर कुछ युवा अपने भावों को पीला पड़ने से नहीं रोक पाए। कुछ युवा भी थे जो परेशान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी तरह की परिस्थितियों का अनुभव किया था। ठीक अशोक, वरुण और विजय की तरह सो जाओ। कमल ने युवाओं पर अपनी निगाहें डाली और फिर जमीन पर लेट गए। वह जल्द ही गहरी नींद में सो गए। केवल युवाओं का समूह बचा रहा जो एक दूसरे को देख रहे थे। अशोक पहली बार उस जगह पर लेटा। अशोक, हम सच में यहाँ सोने जा रहे हैं। सुमित के पैर अभी भी कांप रहे थे। सुमित, डरपोक मत बनो और जाकर सो जाओ। विजय ने जम्हाई ली और फिर लेट गया। वरुण ने भी उसका अनुसरण किया। दस्ते 3 के वे युवा जो बहादुर थे, उन्होंने भी उसका अनुसरण किया और जमीन पर लेट गए। अंत में केवल 7 युवा खड़े रहे, उन्होंने लेटने की हिम्मत नहीं की। सुमित, तुम पूरी रात खड़े रहने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? अशोक की भौहें थोड़ी उठी जब उसने पूछा। मैं सोने की हिम्मत नहीं करता। सुमित कड़वाहट से हंसा। तो तुम पूरी रात खड़े रह सकते हो। अशोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। ओह। रात के अंधेरे में चांदनी जमीन पर चमक रही थी जब भयंकर भेड़ियों का एक समूह झाड़ियों के भीतर से दस्ते 3 के युवाओं के समूह की ओर झपटा। तुरंत वे 7 युवा जो सोए नहीं थे, एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने लगे। कुछ युवा जो पूरी तरह से सोए नहीं थे, वे तेजी से कूद गए और भयंकर भेड़ियों के समूह के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। शोर और तेज होता गया, यहां तक कि वरुण और विजय भी भयंकर भेड़ियों से निपटने के लिए जाग गए। जब 30 से अधिक भयंकर भेड़ियों को अंततः मार दिया गया तो युवाओं का समूह थक गया था और कुछ तो घायल भी हो गए थे। धत, अशोक तो सच में नहीं उठा। जब विजय ने देखा कि अशोक अभी भी वहीं लेटा हुआ है और 1 इंच भी नहीं हिला है, तो वह खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। प्रशिक्षक भी नहीं उठे। कई युवा निशब्द थे। क्या ये दोनों लोग भयंकर भेड़ियों द्वारा काटकर मारे जाने से नहीं डरते थे? अगले दिन भोर में जब सुबह की पहली रोशनी ने जमीन को घेर लिया, तो अशोक पूरी तरह से आत्मा और उत्साह से जाग उठा। जिन 3 युवाओं के आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, उन्हें देखकर अशोक थोड़ा हैरान हुआ। वरुण, विजय, सुमित के काले घेरे होना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों कल रात सोए नहीं? अशोक, अगर हम तीनों ने तुम्हारी ओर झपटने वाले भयंकर भेड़ियों से निपटने में तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो तुम कल रात मर गए होते। विजय ने घूरते हुए गुस्से से कहा, लेकिन तुम, हालांकि, भोर तक सोते रहे। विजय, क्या तुम सच में मानते हो कि अगर तुम तीनों ने उन भयंकर भेड़ियों से निपटने में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं मर गया होता? अशोक मुस्कुराया। विजय स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुम कृतघ्न बदमाश। अशोक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो विजय सच में सोचेगा कि उसने उनके खर्चे पर लाभ उठाया। विजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल रात हम पर हमला करने वाले जंगली भेड़ियों के कुल 3 झुंड थे। उनमें से कुल 9 भयंकर भेड़ियों ने मुझ पर झपटा और तुमने उनमें से 3 को रोका, वरुण ने 5 को रोका और सुमित ने केवल 1 को रोका। क्या मैं सही हूं? विजय पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या तुम सो नहीं रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अशोक पूरी रात सोने और जागने के बीच की स्थिति में था। लेकिन मेरे ज्ञान के अनुसार उन सैनिकों को छोड़कर जिन्होंने वर्षों से युद्ध लड़े हैं, और उन हत्यारों को छोड़कर जो एक तलवार के किनारे पर रहते हैं, केवल मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट और उससे ऊपर के लोग ही इस करतब को हासिल कर सकते हैं। वरुण ने अशोक को गहराई से देखा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अशोक के आर पार देखना दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। अजीब, विजय खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। सुमित ने जिस नजर से अशोक को देखा, उसमें आराधना की एक झलक थी। प्रशिक्षक, क्या आपके पास ग्रेड 7 की स्वर्ण संजीवनी है? वह अब और देर तक नहीं रह सकता। उसने पहले ही लगातार 2 ग्रेड 8 की स्वर्ण संजीवनी का सेवन कर लिया है, लेकिन फिर भी उसकी चोटों को दबाना मुश्किल था। अचानक खून से सनी आंखों वाला एक युवा कमल की ओर देखने लगा, जो अभी अभी उठा था। ग्रेड 7 की स्वर्ण संजीवनी? मेरे पास ये कैसे हो सकती है? कमल ने माथे पर शिकन डाली और ठंडी नजरों से उस युवा को देखा जो मरने की कगार पर जमीन पर लेटा हुआ था। भाग्य तय करता है कि कौन जीता है और कौन मरता है। प्रशिक्षण के पहले उन्मूलन दौर की अभी शुरुआत ही हुई है। जल्द ही वह युवा गुजर गया। एक पल के लिए दृश्य शोक के माहौल से भर गया।
3 महीने लंबे प्रशिक्षण के दूसरे दिन किसी की पहले ही मौत हो गई थी। वर्तमान में अशोक और वरुण के अलावा जो अभी भी अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम थे, दस्ते 3 के अन्य युवाओं में कम या ज्यादा एक डर की भावना थी। ठीक इसी क्षण कमल ने धीमी आवाज में चिल्लाया, इकट्ठा हो जाओ। दस्ते 3 के सदस्यों के लाइन में खड़े होने के बाद कमल ने प्रशिक्षण के लिए आदेश दिए। आज शाम से पहले तुम जो भी तरीका अपनाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम में से हर एक मेघ तेंदुआ का शिकार करने में सक्षम होगा। जो लोग मिशन पूरा करने में असमर्थ होंगे, उन्हें चतुर्थ स्तर की मूल ऊर्जा स्तर के या उससे ऊपर के भयंकर जानवरों के जमावड़े में फेंक दिया जाएगा। कमल की आवाज में निर्दयता की एक झलक थी। मेघ तेंदुआ, तृतीय स्तर का मूल ऊर्जा स्तर का भयंकर जानवर। दस्ते 3 के कुछ युवाओं का चेहरा गंभीर हो गया। ये युवा सभी केवल द्वितीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। ठीक इसी क्षण 4 आकृतियां पहले ही पल में निकल गई थीं, जिससे बाकी युवाओं का ध्यान आकर्षित हुआ। यह अशोक का समूह है। उस सुमित का भाग्य सच में अच्छा है। अब जब वह अशोक का दोस्त बन गया है, तो यह मिशन अशोक की मदद से उसके लिए बेहद सरल होगा। बस करो, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो चर्चा करते हैं कि हम कैसे सहयोग करने जा रहे हैं। जबकि दस्ते 3 के युवाओं का समूह अभी भी चर्चा में था, अशोक का 4 लोगों का समूह पहले ही धुंधला वन के आंतरिक क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर चुका था। सुमित, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं है क्योंकि तुम हमारे साथ अशोक पर भरोसा करने में सक्षम हो। विजय ने सुमित के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। सुमित ने विजय पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय गंभीर भाव से अशोक की ओर देखा। अशोक, अगर हमें एक मेघ तेंदुआ मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि तुम तुरंत मेरी मदद नहीं करोगे। मैं खुद कोशिश करना चाहता हूं और मैं केवल तभी चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो जब मैं खतरे का सामना करूं। क्या ये ठीक है? अशोक ने थोड़ी हैरानी से सुमित को देखा और फिर सिर हिलाया। उसने सच में ध्यान नहीं दिया था कि सुमित, जो आमतौर पर एक लड़की जैसा होता था, उसमें इतना दृढ़ और अटल पक्ष भी होगा। सुमित, तुम सच में अतिरिक्त परेशानी मोल ले रहे हो। अशोक के यहाँ होने पर हमें सच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विजय ने सिर हिलाया और हंसा। अशोक अचानक हंसा और कहा, विजय, तुमने जो कहा उसके आधार पर तुम अपने मेघ तेंदुआ का शिकार खुद करने जा रहे हो, या तुम वरुण से मदद मांग सकते हो क्योंकि मैं नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ। अशोक, वह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। विजय हक्का बक्का रह गया। ये कहने के बाद उसने वरुण की ओर देखा, लेकिन वरुण ने अपना सिर फेर लिया, जैसे उसने उसकी निगाह पर ध्यान नहीं दिया हो। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जिसे उसने खुद खोदा था। अशोक, अचानक वरुण ने अशोक की ओर देखा और पूछा, तुमने सोने और जागने के बीच की स्थिति कैसे हासिल की? 1. तुम सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करने वाले और बाहर डेरा डालने के आदि सैनिक नहीं हो। 2. तुम हत्यारे नहीं हो। 3. तुम मूल ऊर्जा स्तर के पावरहाउस नहीं हो। क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त तकनीक है? स्पष्ट रूप से वरुण अशोक की सोने और जागने के बीच की स्थिति को प्राप्त करने की विधि में रुचि रखता था। जहां तक वह अनुमान लगा सकता था, अशोक के पास निश्चित रूप से कोई गुप्त तकनीक थी। चाहे वह दौड़ते समय सांस लेने की लय हो या आग जलाने के लिए लकड़ी रगड़ना, वे सभी चीजें थीं जिन्होंने उसे महसूस कराया कि अशोक कितना चमत्कारी था। वरुण, इस बार मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मेरे पास सच में इसके लिए कोई गुप्त तकनीक नहीं है। अशोक ने सिर हिलाया। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करना और बाहर डेरा डालना, क्या ये ठीक उसके पिछले जीवन को एक भाड़े के सैनिक के रूप में नहीं दर्शाता था? इसके अलावा भले ही उसके पास यह अनुभव न हो, अपनी आत्मा पर भरोसा करते हुए, जो एक मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की आत्मा के बराबर थी, वह कई चीजें करने में सक्षम होगा जो केवल मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते थे, जिसमें सोने और जागने के बीच की स्थिति में प्रवेश करने का मतलब भी शामिल था। तो अगली बार जब मैं सोऊंगा तो मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। याद रखना कि जब कोई भयंकर जानवर हमला करे तो मुझे जगा देना। मैं अंत में आज रात ठीक से सो सकता हूं। वरुण की आंखों में एक चालाक मुस्कान थी। मैं भी। विजय की आंखें चमक उठीं। मुझे भी चाहिए, सुमित ने शर्म से कहा। तुम्हारी बहन को चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो विजय से पूछो। अशोक के होठों के कोने हिल गए जब उसने सुमित को घूर कर देखा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं उस तरह नहीं हूं? जल्द ही अशोक के 4 लोगों के समूह को अपना पहला मेघ तेंदुआ मिला, जिससे सुमित ने निपटा। हालांकि सुमित के मार्शल कौशल सभी अच्छे स्तर पर खेती किए गए थे, फिर भी वह आखिरकार केवल द्वितीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था और इस प्रकार वह मेघ तेंदुआ द्वारा जल्दी से एक नुकसानदायक स्थिति में मजबूर हो गया।
झटके से वरुण की आकृति झटकी और सुमित की मदद के लिए चमकने वाली थी। थपथपाओ। अशोक ने अपना हाथ वरुण के कंधे पर दबाने के लिए हिलाया और उसने हल्के से सिर हिलाया। अभी नहीं। वरुण ने अनिश्चित भाव से सुमित को देखा। जल्द ही वरुण ने कुछ देखा और उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान थी। ठीक इसी क्षण सुमित दहाड़ उठा और उसकी मुट्ठी पर प्राण शक्ति फट पड़ी। उसके ऊपर 3 प्राचीन मैमथ की सिलुएट के अलावा एक और प्राचीन मैमथ की सिलुएट दिखाई दी। 4 प्राचीन मैमथ की ताकत। तृतीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर। धमाका। सुमित ने एक ही मुक्के से मेघ तेंदुआ की खोपड़ी तोड़ दी। फिर मेघ तेंदुआ कुछ पल के लिए संघर्ष किया और फिर जमीन पर गिर गया। हफ हफ। सुमित ने भारी सांस लेते हुए अपनी कमर झुकाए। मेघ तेंदुआ के शव को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह क्या बकवास है। विजय स्तब्ध रह गया। सुमित का तृतीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना भी इसका मतलब होगा कि उनके 4 लोगों के समूह में वह सबसे नीचे था। विजय, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ दौड़ लड़ना चाहते हो? सुमित ने विजय की ओर देखा और मुस्कुराया। हट जाओ। विजय ने सुमित को घूर कर देखा। सुमित, ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत बनो। एक बार जब मैं तृतीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम्हें जरूर कूटना मारूंगा। भाग्यशाली बदमाश। ऐसे ही सफलता पाली। विजय को बेहद निशब्द महसूस हुआ। विजय, मैं तुम्हारे मेघ तेंदुआ से निपटने में तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। वरुण की आंखें सिकुड़ गईं जब वह मुस्कुराया। नहीं, मुझे अभी भी उस पर भरोसा करने की जरूरत है ताकि मुझे सफलता मिल सके। विजय ने जल्दी से सिर हिलाया। जहां तक उसका सवाल था, चूंकि सुमित मेघ तेंदुआ से लड़ते समय सफलता प्राप्त कर सकता था तो वह भी कर सकता था। हालांकि उसे निराश होना तय था। अंत में वरुण ने फिर भी उसकी मदद की और तभी वह मेघ तेंदुआ को सफलतापूर्वक मारने में सक्षम हुआ। अशोक के 4 लोगों के समूह ने पूरे सुबह अपने 4 मेघ तेंदुआ की तलाश में बिताए। पहले ही दोपहर हो गई है। चलो दोपहर के भोजन के लिए कुछ भयंकर जानवरों का शिकार करते हैं। मिशन खत्म करने के बाद विजय का मूड उत्साहित था। अशोक और बाकी 2 सभी ने उसके सुझाव पर सहमति व्यक्त की। गरज गरज। अचानक दूर से कान फाड़ने वाली गर्जना की एक लहर सुनाई दी। ये गर्जना जमीन के कांपने के साथ थी जो धुंधला वन के अंदर से गूंज रही थी। जल्द ही भयंकर जानवरों का एक समूह सभी की आंखों के सामने दिखाई दिया। अच्छा नहीं है, यह एक पशु लहर है। कमल का चेहरा विकृत हो गया, फिर उसका शरीर चमक उठा, एक हवा के झोंके में बदल गया जो धुंधला वन से बाहर भागा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह दहाड़ उठा, भागो। यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी भाग गए थे और इस प्रकार अशोक और अन्य युवा स्वाभाविक रूप से देर नहीं करेंगे। चलो चलें। अशोक का भाव केंद्रित हुआ, फिर उसकी प्राण शक्ति फट पड़ी और उसके पैर हवा की तरह चलने लगे। सर्प गति तकनीक। अशोक ने नेतृत्व किया और कमल के पीछे भागा। हालांकि कमल पूरी गति से भागा और जल्दी से अशोक को बहुत पीछे छोड़ गया। वरुण, विजय और सुमित अशोक के पीछे भागे और चिंतित अवस्था में धुंधला वन से बाहर भाग गए। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। हफ हफ हफ। अशोक को छोड़कर, जो अभी भी शांत था, और वरुण, जिसकी सांस थोड़ी तेज थी, विजय और सुमित दोनों झुक गए जब उन्होंने जोर से और भारी सांस ली। सौभाग्य से मैंने आधे महीने पहले तृतीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर में सफलता प्राप्त की। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं अपनी जान नहीं बचा पाता। पहले के दृश्य को याद करते हुए विजय को एक डर की भावना थी। इस बीच दस्ते 3 के 4 और युवा पहुंचे। चारों युवाओं में एक समान विशेषता थी। वे सभी तृतीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। बाकी 3 युवाओं के लिए वे केवल द्वितीय स्तर की मूल ऊर्जा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे और वे हमेशा के लिए धुंधला वन के अंदर रहेंगे। दस्ते 3 के अंतिम 11 युवाओं में से केवल 8 युवा ही बचे थे। अगर हम थोड़े और धीमे होते तो हम सभी को हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ता। माना जाता है कि इन पशु लहरों में जो भयंकर जानवर आगे बढ़ते हैं उनकी ताकत अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि सभी दुर्जय भयंकर जानवर पीछे चलते हैं, इसलिए उनके बीच मूल ऊर्जा स्तर की सत्ता की कमी नहीं है। वरुण का चेहरा डरावना था। झटके से, झटके से, झटके से, झटके से, झटके से। ठीक इसी क्षण धुंधला वन से कई आकृतियां बाहर निकलीं। आगे के 3 लोग ठीक अन्य 3 कमांडर थे और युवाओं का एक समूह उनके पीछे एक दयनीय स्थिति में चला गया। रोहन और उसका एक साथी दोनों युवाओं के समूह में थे। दस्ते 2, दस्ते 4 और दस्ते 5 में ज्यादा युवा नहीं बचे थे। हर दस्ते में 10 से कम सदस्य बचे थे। दस्ते 5 सबसे खराब था क्योंकि केवल 4 सदस्य बचे थे।
दस्ते एक कहाँ है? 4 कमांडरों के एक साथ आने के बाद उन्होंने देखा कि धुंधला वन के भीतर एक निश्चित अवधि के लिए कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। दस्ते एक, अशोक का भाव अजीब था। पूरा दस्ते एक धुंधला वन के भीतर नहीं रह सकता था, है ना? क्या उनका प्रशिक्षक 3 महीने पहले लापता नहीं हो गया था? धुंधला वन में दस्ते एक के आराम करने की जगह पर पशु लहर का सामना करते हुए जो खतरे के साथ आ रही थी। अच्छा नहीं है, यह एक पशु लहर है। युवाओं के समूह का भाव सभी विकृत हो गया। प्रशिक्षण के पहले दौर का अंत 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समय पशु लहर का होना थोड़ा अजीब है। क्या यह हो सकता है कि प्रशिक्षक जिसने खुद को 3 महीने तक छिपाया था, पशु लहर को यहां ले आया और चाहता है कि हम अपने बाकी बचे 13 लोगों के समूह से 3 लोगों को हटा दें? शायद। तो हमें भागना चाहिए या नहीं? चूंकि यह प्रशिक्षक द्वारा लाई गई एक पशु लहर है, इसमें कोई दुर्जय या भयंकर जानवर नहीं होना चाहिए। हम बस उन सभी को मार सकते हैं। हाँ, अगर हम भागते हैं तो शायद हमें हटा दिया जाएगा। हमला। दस्ते एक के युवाओं का समूह बहादुरी से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने उस पशु लहर की ओर हमला किया जो खतरे के साथ आ रही थी, और एक लड़ाई शुरू हुई। सौरभ भी लड़ाई में शामिल हो गया, हर तलवार के वार से एक भयंकर जानवर को मार रहा था। बेहद आसानी से। गरज। अचानक एक अजीब जानवर की दहाड़ सौरभ के कानों में पड़ी, जिससे उसका भाव तुरंत बेहद गंभीर हो गया। झटके से सौरभ ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसका शरीर झटक गया और धुंधला वन के बाहर की ओर भागा। साथ ही उसने अपनी सांस ली और चेतावनी दी, जल्दी करो और भागो। ये सप्तम स्तर की मूल ऊर्जा स्तर का वज्र सिंह है। यहाँ आपकी कहानी है, जिसे एक अनुभवी लेखक की शैली में आधुनिक भारतीय संदर्भ में ढाला गया है। कहानी का प्रवाह सीधा और स्वाभाविक रखा गया है। कहानी। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर बचे हुए युवा और उनके प्रशिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई बाहर आ रहा है, किसी ने कहा और सबकी नजरें दूर क्षितिज पर टिक गईं। सूरज। अशोक ने उस लाल वस्त्र पहने युवक को पहचान लिया जो हाथ में तलवार लिए बाहर भागा आ रहा था। वह स्क्वाड 1 का सबसे मजबूत युवक सूरज था। स्क्वाड 1 के सदस्य वास्तव में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला से कभी बाहर ही नहीं गए थे। क्या उन्हें पता नहीं चला कि उनका इंस्ट्रक्टर गायब हो चुका है? अशोक हैरान था, उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सोचा था कि लालच के कारण जब स्क्वाड 1 का इंस्ट्रक्टर उसके हाथों मारा गया, तो बिना नेतृत्व के वे तुरंत बाहर निकल आएंगे और कैप्टन यशवंत को सूचित करेंगे। लेकिन हालात उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थे। सांस के लिए हौंफते हुए सूरज का चेहरा बेहद खराब लग रहा था। पवन और अन्य 3 सेंचुरियन दल नायक आगे बढ़े और पूछा, सूरज, क्या हुआ? स्क्वाड 1 का इंस्ट्रक्टर और बाकी सदस्य कहाँ हैं? इंस्ट्रक्टर। सूरज का चेहरा उतर गया और आंखों में नफरत की चमक आ गई। हमने उन्हें लगभग 3 महीनों से नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ चले गए। रही बात बाकी लोगों की, तो उस घटिया इंस्ट्रक्टर की लापरवाही के कारण कोई भी जिंदा नहीं बच सका। घटिया इंस्ट्रक्टर। सूरज की बात सुनकर अशोक के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अगर उस सेंचुरियन को पता चलता कि मरने के बाद भी उसे गालियां पड़ रही हैं, तो वह गुस्से से खून की उल्टी कर देता। चारों सेंचुरियन के चेहरे गंभीर हो गए। आखिर हुआ क्या था? सूरज ने दांत पीसते हुए कहा, उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में दूसरे दिन इंस्ट्रक्टर ने हमें मिशन पूरा करने के लिए जानवरों का शिकार करने का आदेश दिया। शाम को जब सब लौटे तो केवल इंस्ट्रक्टर ही गायब थे। हमें लगा ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसलिए हम वहीं डटे रहे। लेकिन आज सुबह जानवरों की बाढ़ आ गई। हमें लगा ये भी इंस्ट्रक्टर का किया धरा है, लेकिन तभी 7वें स्तर का वज्र शेर आ गया। अगर मैंने उसकी दहाड़ पहले न सुनी होती तो मैं भी यहाँ खड़ा न होता। ये सब उस इंस्ट्रक्टर भैरव की वजह से हुआ। सूरज की तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी युवा भड़क उठे। स्क्वाड 1 को उनके इंस्ट्रक्टर ने मरवा दिया। अच्छा हुआ मैं उस स्क्वाड में नहीं था, वरना आज मैं भी मारा जाता। युवाओं के माथे पर डर का पसीना था। मनीष ने अशोक से कहा, अशोक, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। हमारे स्क्वाड 3 का इंस्ट्रक्टर भले ही अजीब नाम वाला हो, लेकिन कम से कम वह स्क्वाड 1 के इंस्ट्रक्टर जैसा धोखेबाज नहीं है। अशोक ने उदासीनता से सिर हिलाया। उसे पता था कि भैरव उसके हाथों मारा जा चुका है, इसलिए जानवरों की वह बाढ़ भैरव ने नहीं भेजी थी। एक मुर्दा इंसान जानवरों को कैसे खदेड़ सकता है? उसे स्क्वाड 1 के युवाओं के भोलेपन पर तरस आया। हालांकि इस घटना का कारण वही था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उस वक्त भैरव उसे मारने पर तुला था। अगर वह भैरव को न मारता तो खुद मारा जाता।
चारों सेंचुरियन ने चर्चा के बाद बचे हुए युवाओं को वापस लोहित नगर ले जाने का फैसला किया। यह मामला तुरंत कैप्टन या वाइस कमांडर को रिपोर्ट करना जरूरी था। रास्ते में मनीष बोर हो रहा था और उसने गिनना शुरू किया, 5 स्क्वाड में से हमारे स्क्वाड 3 में 8 लोग बचे हैं, स्क्वाड 1 में 1, 2 में 7, 4 में 9 और 5 में 4, यानी 98 में से केवल 29 लोग बचे हैं। इन 29 में से भी 9 महीने बाद 10 से कम ही बचेंगे, शुभम ने गंभीर स्वर में कहा। अशोक थोड़ा जिज्ञासु था, देखते हैं आज की घटनाओं के बाद हमारी ट्रेनिंग कैसी होती है। अचानक अशोक ने माथा सिकोड़ा। उसने दूर खड़े एक सेंचुरियन को देखा जो उसे घूर रहा था, लेकिन पकड़े जाने पर उसने तुरंत नजरें फेर लीं। ये वही सेंचुरियन था जिसने जुए में हारने के बाद यश यादव का पक्ष लिया था। अशोक समझ गया कि शायद उसे भैरव की मौत के बारे में कुछ शक है। जल्द ही अशोक और प्रतिभा शिविर जीनियस कैंप के अन्य 28 युवा वापस लौह रक्त सेना आयरन ब्लड आर्मी के शिविर में पहुंच गए। ड्रिल ग्राउंड पर पवन ने खबर दी, कैप्टन का आदेश है कि बचे हुए 29 युवाओं को अस्थायी रूप से रिजर्व टेंट में रखा जाए। एक टेंट में 4 लोगों की जगह थी। अशोक, मनीष, लोकेश और शुभम को एक ही टेंट मिला। आखिरकार एक अच्छी नींद मिलेगी, मनीष ने बिस्तरों को देखा और खुशी से एक पर कूद गया। धड़ाम, मनीष का भारी शरीर बिस्तर पर गिरा और वह टूटकर बिखर गया। अरे यार, मनीष खड़ा हुआ और धूल झाड़ने लगा। वह टूटे हुए बिस्तर को देखकर सन रह गया। हा, अशोक और बाकी सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मनीष ने लोकेश की ओर देखा, लोकेश, हम अच्छे दोस्त हैं ना? क्या तुम मुझे उस टूटे हुए बिस्तर पर सोने दोगे? लोकेश अपने बिस्तर पर लेट गया और मजे लेते हुए बोला, बिल्कुल दोस्त, लेकिन मेरा बिस्तर बहुत आरामदायक है, मैं तो यहीं सोऊंगा। मनीष अब अशोक और शुभम की ओर मुड़ा, लेकिन उन्होंने भी उसे भाव नहीं दिया। मनीष लगभग रोने वाला था। 3 महीने जमीन पर सोने के बाद उसे बिस्तर मिला था और वह भी उसने जोश में तोड़ दिया। शिविर के एक कोने में यशपाल यादव अपने भाई यश यादव के पक्ष लेने वाले सेंचुरियन से बात कर रहा था। आखिर भैरव अचानक गायब क्यों हो गया? सेंचुरियन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध उस अशोक से है। हो सकता है अशोक को मारने की कोशिश में भैरव किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गया हो। यशपाल का चेहरा सख्त हो गया, अगर ऐसा है तो वह अशोक बहुत किस्मत वाला है। उसने मेरे भाई यश को अपमानित किया था। उसने यश को 100 लोगों के सामने कपड़े उतारकर दौड़ने पर मजबूर किया था। मैं, यशपाल यादव, जब तक उसे मार नहीं देता चैन से नहीं बैठूंगा। अगली सुबह जब अशोक उठा तो उसने जमीन पर सो रहे मनीष को देखकर मुस्कुराया और फिर ध्यान लगाने बैठ गया। उसने नव-नाग युद्ध सम्राट तकनीक का अभ्यास शुरू किया। कल रात उसे महसूस हुआ था कि उसकी शक्ति का स्तर बढ़ने वाला है। कुछ समय बाद उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह मूल ऊर्जा स्तर को फॉर्मेशन स्टेज के तीसरे चरण को पार कर चुका था। अब वह बिना किसी हथियार के भी 8 प्राचीन गजों हाथियों की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। अब मेरी ताकत दुगल आदित्य के बराबर है, अशोक ने सोचा। लेकिन मुझे योद्धा अकादमी में जाने से पहले 4थे स्तर तक पहुंचना होगा। तभी लोकेश घबराया हुआ अंदर भागा। अशोक की आंखों में अभी भी हत्यारा भाव था, जिसे देखकर लोकेश कांप गया। शांत होने पर अशोक ने पूछा, क्या हुआ? शुभम और मनीष को यश यादव और उसके परिवार वालों ने घेर लिया है। हालात ठीक नहीं हैं, लोकेश ने जल्दी से कहा। क्या? अशोक का चेहरा सख्त हो गया। चलो। ड्रिल ग्राउंड के एक खाली हिस्से में भीड़ जमा थी। मनीष जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। उसके पास कुछ रोटियां बंस पड़ी थीं जो मिट्टी और घास में सनी हुई थीं। ये नाश्ता वह अशोक के लिए ला रहा था। यश यादव, एक ठंडी आवाज गूंजी और शुभम बिजली की गति से यश की ओर झपटा। उसने अपनी पूरी 4 गजों की शक्ति लगा दी, लेकिन यश यादव ने उसे हिकारत से देखा। तुम्हारी तकनीक अच्छी है, लेकिन हमारी ताकत में 2 गजों का अंतर है। यश ने बिना किसी विशेष तकनीक के शुभम को एक ही घूंसे में दूर फेंक दिया। शुभम जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। दर्शक आहें भरने लगे। तीसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अब तुम क्या चाहते हो? मनीष ने अपनी चोट सहलाते हुए पूछा। यश यादव ने एक रोटी पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। इसे खाओ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मनीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यश हंसा। क्या हुआ मनीष? मेरा भाई यश तुम्हें नाश्ता दे रहा है और तुम नखरे कर रहे हो। तभी हवा को चीरती हुई एक परछाई वहां आ पहुंची। उसके ऊपर 7 प्राचीन गजों की आभा चमक रही थी। 7 प्राचीन गजों की शक्ति। 5वां स्तर। भीड़ चिल्लाए। अशोक। यश यादव का चेहरा पीला पड़ गया।
उसे पता था कि अशोक अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह भागने की कोशिश करने लगा। भागना चाहते हो? अशोक ने उसकी राह रोक ली। यश ने डरते हुए धमकी दी, अशोक, मेरा बड़ा भाई यशपाल लोहरक्त सेना में है और 8वें स्तर का योद्धा है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भले ही तुम्हारे पीछे भगवान भी खड़े हो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अशोक ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। यश का सुरक्षा कवच टूट गया और वह 10 मीटर दूर जा गिरा। खून की उल्टियां करते हुए उसने अपने साथियों को भाई को बुलाने का आदेश दिया। अशोक ने भागते हुए उसके साथियों को भी नहीं बख्शा और कुछ ही पलों में वे सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अशोक ने मनीष को उठाया। शुक्र है तुम आ गए। मनीष ने राहत की सांस ली। चूंकि उन्हें ये रोटियां इतनी पसंद हैं, तो तुम्हें उनका एहसान चुकाना चाहिए, अशोक ने ठंडे स्वर में कहा। मनीष ने हंसते हुए वह कुचली हुई रोटियां उठाईं और यश के साथियों के मुंह में ठूंस दी। अशोक ने चेतावनी दी, अगर थूका तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। डर के मारे उन्होंने वह गंदी रोटियां निगल लीं। तभी शुभम भी होश में आ गया। उसने मिट्टी में सनी यश के जूते के निशान वाली रोटी उठाए और यश यादव की ओर बढ़ा। शुभम, तुम ऐसा करने की हिम्मत मत करना, यश चिल्लाया। क्यों नहीं? शुभम ने उसके बाल पकड़े। अशोक ने यश का हाथ मरोड़ दिया, चुपचाप खा ले वरना ये हाथ उखाड़ दूंगा। यश ने अपमान का कड़वा घूंट पीकर वह गंदी रोटी निगल ली। तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, अशोक। अशोक ने सिर उठाया। एक युवा जनरल बिजली की गति से उसकी ओर आ रहा था। उसका चेहरा यश जैसा था, ये यशपाल यादव था। भाई, अशोक ने हमें गंदी रोटियां खिलाईं। यश रोने लगा। यशपाल का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अशोक, तुमने मेरे परिवार का अपमान किया है। आज मैं, यशपाल, अपने परिवार के सम्मान के लिए तुम्हें मार डालूंगा। यशपाल के ऊपर 11 प्राचीन गजों की आभा चमक उठी। 8वां स्तर। अशोक के लिए यह मुकाबला लगभग नामुमकिन था। अशोक ने अपनी बैंगनी लचकदार तलवार वायलेट मर्टल फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड निकाली। उसने हथियार की शक्ति नहीं, बल्कि अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके रक्त चंद्र चिन्ह ब्लड क्रेसेंट इंस्क्रिप्शन को सक्रिय किया। यशपाल ने अशोक को अपनी ओर आते देख उपहास किया, मूर्ख। वह अशोक को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल अशोक एक अजीब कोण पर झुका और यशपाल के वार से बाल बाल बच गया। उसकी तलवार पर मौजूद रक्तचंद्र चिन्ह एक लाल रोशनी बनकर कौंधा। नहीं! यशपाल की चीख निकल गई। वह लाल रोशनी उसके रक्षा कवच को चीरती हुई उसके सीने के पार हो गई। धड़ाम! यशपाल का शरीर एक ऊंचे चबूतरे से टकराया और शांत हो गया। वह मर चुका था। पूरा मैदान सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 5वें स्तर के अशोक ने 8वें स्तर के यशपाल को मार गिराया था। ये कैसे संभव है? लोग फुसफुसा रहे थे। वह लाल रोशनी, वह कोई शक्तिशाली चिन्ह इंस्क्रिप्शन था। अशोक ने शांति से अपनी तलवार म्यान में रखी और भीड़ को संबोधित किया, साथियों, आप सब गवाह हैं। यशपाल मुझे मारने की नीयत से आया था। अपनी रक्षा के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यश यादव और उसके साथी डर के मारे कांप रहे थे। दोपहर तक ये खबर पूरे शिविर में फैल गई। शाम को अशोक को वाइस कमांडर विक्रम सिंह का बुलावा आया। अशोक जब वाइस कमांडर के टेंट में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद उसने बाहर से 2 लोगों के कदमों की आवाज सुनी। बाएं वाले के कदम भारी और स्थिर हैं। वह वाइस कमांडर होंगे। तो दाएं वाला कौन है? टेंट का पर्दा उठा। वाइस कमांडर सर। अशोक ने दाएं वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि बाएं वाले को सलाम किया, जिसने पर्दा उठाया था। वाइस कमांडर विक्रम सिंह और उनके साथ आए मध्यम उम्र के विद्वान जैसे दिखने वाले व्यक्ति दोनों हैरान रह गए। वह विद्वान कोई और नहीं, बल्कि लोहरक्त सेना के कमांडर त्रिलोकनाथ थे। तुम्हें कैसे पता चला? त्रिलोकनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कदमों की आवाज से, सर, अशोक ने आत्मविश्वास से कहा। और वाइस कमांडर ने सम्मानपूर्वक पर्दा उठाया, तो जाहिर है आप उनसे वरिष्ठ हैं। त्रिलोकनाथ ने उसकी तारीफ की। विक्रम सिंह ने अशोक को सेना में शामिल होने और भविष्य में कमांडर बनने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह यादव परिवार के बदले से बच सके। लेकिन अशोक ने विनम्रता से मना कर दिया। मेरी महत्वाकांक्षाएं इस राज्य तक सीमित नहीं है, अशोक ने कहा। अशोक के जाने के बाद विक्रम सिंह ने चिंता जताई, लेकिन त्रिलोकनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। और क्या तुम्हें पता है, उसका चेहरा मेरे एक पुराने दोस्त दुगल रणवीर से मिलता है, जो 15 साल पहले गायब हो गया था। अगली सुबह सभी 29 बचे हुए युवा ड्रिल ग्राउंड में जमा हुए।
वाइस कमांडर विक्रम सिंह ने घोषणा की, अगली ट्रेनिंग कोई समूह कार्य नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन है। इसे एक परीक्षा समझें। जो इसमें सफल होगा वही योद्धा अकादमी जा पाएगा। फिर उन्होंने अजीब आदेश दिया, सब अपनी वसीयत लिख लें। अगर आप मारे गए तो हम इसे आपके घर पहुंचा देंगे। कई युवा डर गए और कांपते हाथों से लिखने लगे, लेकिन अशोक ने खाली कागज मुड़कर फेंक दिया। तुमने क्यों नहीं लिखा? मनीष ने पूछा। क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 घंटे बाद 29 अधिकारियों ने प्रत्येक युवा को अलग अलग मिशन के लिए साथ ले लिया। अशोक के साथ कैप्टन यशवंत थे। वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन, ये रास्ता तो काक शिखर राज्य क्रो समिट किंगडम की ओर जाता है, अशोक ने पूछा। सही पकड़े हो, यशवंत ने सिर हिलाया। तुम्हें अपना मिशन वहीं पूरा करना है। अशोक की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरे राज्य में मिशन? क्या उसे किसी की हत्या करनी थी? कप्तान, आखिर मेरा मिशन क्या है? लोहगढ़ शहर से काफी दूर निकल आने के बाद अशोक खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। यशवंत की आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा मिशन है कागज नगर की काल कवच सेना और लालवानी परिवार के बीच फूट डालना। उन्हें एक दूसरे का ऐसा जानी दुश्मन बनाना है कि वे कभी एक न हो सके। यशवंत ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। पिछले कई सालों से उनकी लौह सेना ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कमांडर ने अशोक को यह मिशन क्यों सौंपा। उसकी नज़र में अशोक के लिए यह मिशन पूरा करना लगभग असंभव था। अशोक ने माथे पर हल्की शिकन के साथ पूछा, काल कवच सेना, लालवानी परिवार, कप्तान, क्या आप मुझे इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल, यशवंत ने सिर हिलाया। इस रास्ते से हम कागज नगर पहुंचेंगे। वह शहर हमारे लोहगढ़ जैसा ही है और उनकी काल कवच सेना हमारी लौह सेना जैसी। लालवानी परिवार वहां का सबसे ताकतवर परिवार है और उनके काल कवच सेना के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं। अशोक ने सिर हिलाया। यशवंत ने आगे कहा, काल कवच सेना हमारी लौह सेना की जानी दुश्मन है। एक बार वे हमारे हाथों बुरी तरह हार चुके थे, लेकिन जब से लालवानी परिवार ने दखल दिया तब से दोनों सेनाओं का पलड़ा बराबर हो गया है। लालवानी परिवार ने अपने गुप्त योद्धाओं को काल कवच सेना में शामिल कर दिया, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अशोक ने सोचते हुए कहा, अगर लालवानी परिवार ने उनकी इतनी मदद की है तो उनके रिश्ते साधारण नहीं होंगे। बिल्कुल, यशवंत बोला, लालवानी मुखिया और काल कवच सेना के कमांडर ठकराल सगे भाइयों जैसे दोस्त हैं। अशोक की आंखें सिकुड़ गईं। कप्तान, इसका मतलब लौह सेना पहले भी उन्हें लड़ाने की कोशिश कर चुकी है और नाकाम रही है। सही समझे? अशोक झुंझला गया। ये कैसा मिशन है? आप मुझसे वो काम करवा रहे हैं जो पूरी सेना नहीं कर पाए। सच बताए कप्तान, क्या आपको लगता है मैं ये कर पाऊंगा? निजी तौर पर कहूं तो उम्मीद कम है, लेकिन कमांडर को लगता है कि तुम शायद कोई चमत्कार कर दिखाओ। यशवंत ने अशोक को गहरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमांडर इस लड़के को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। कहीं ये कमांडर का बदला तो नहीं, क्योंकि अशोक ने उनका उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था। क्या मैं मना कर सकता हूं? अशोक ने पूछा। कमांडर ने कहा है कि तुम मना कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें योद्धा अकादमी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, यशवंत ने स्पष्ट किया। अशोक कड़वाहट से हंसा। उसने तय किया कि वह पहले हालात देखेगा। अगर मिशन असंभव लगा तो वह वापस लौट जाएगा। अकादमी के लिए जान गंवाना समझदारी नहीं थी। वैसे भी उसकी उम्र अभी कम थी, मौके आगे भी मिलेंगे। 3 महीने के लंबे सफर के बाद वे कागज नगर पहुंचे। ये शहर भी लोहगढ़ जैसा विशाल था, दूर से किसी सोए हुए दैत्य जैसा प्रतीत होता था। शहर में घुसते ही एक भारी माहौल का एहसास हुआ। यशवंत ने एक सराय में कमरा लिया और कहा, आगे का काम तुम्हें खुद करना है। अगर न हो सके तो मिशन छोड़कर वापस लौट जाना। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया और अगले कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकला। अशोक ने शहर के भोजनालयों और अड्डों पर जाकर खबरें जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि कमांडर ठकराल और लालवानी मुखिया के बेटे भी अपने पिताओं की तरह जिगरी दोस्त हैं। यह मिशन तो बकवास है, अशोक ने मन ही मन सोचा और सराय लौटने का फैसला किया। तभी पास की मेज पर चल रही बातों ने उसका ध्यान खींचा। सुना है लालवानी घराने के छोटे मालिक ललित ने जो नई रखेल रखी है वह भला की खूबसूरत है। एक नज़र देखो तो होश उड़ जाए। हाँ, मैंने भी सुना है। ललित आजकल अपनी पत्नी को छोड़कर हर रात उसी के पास पड़ा रहता है। अशोक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे अपना रास्ता मिल गया था।
उसने ये भी पता लगाया था कि कमांडर ठकराल का बेटा तरुण 1 नंबर का अयाश है और अक्सर शहर के बसंत विहार कोठे पर जाता है। तरुण 19 साल का था और मूल ऊर्जा स्तर के चौथे चरण पर था। देर रात एक शराबखाने से दो लड़खड़ाते हुए साए बाहर निकले। ललित भाई, तुम तो उस नई रखेल के चक्कर में बसंत विहार जाना ही भूल गए हो। आज मेरे साथ चलो, मेरा दिल रखने के लिए ही सही, तरुण ने नशे में झूमते हुए कहा। ठीक है, तू भाई है अपना, आज उस मोहिनी को अकेला छोड़ देता हूँ। चल। ललित, जो लालवानी परिवार का वारिस था, तरुण के साथ चल पड़ा। अंधेरे में छिपा अशोक सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, दोनों बाप अपने बेटों को बहुत चाहते हैं। एक इकलौता है और दूसरा वारिस। अशोक बसंत विहार की एक आलीशान बालकनी पर खड़ा था। एक खूबसूरत वेश्या ने उससे पीछे से गले लगाया। छोटे मालिक, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आम दिनों में अशोक शायद ध्यान देता, लेकिन आज उसके पास बड़ा काम था। उसने 100 चांदी के सिक्के उस महिला की तरफ उछाले। आज मेरा मूड नहीं है। जाओ, इससे अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। वेश्या खुशी से झूम उठी और कमरे से चली गई। अशोक चुपचाप दूसरे कमरे में गया और बिस्तर के ऊपर छिप गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और तरुण एक लड़की के साथ अंदर आया। मेरी प्यारी रूपा, आज तुझे बहुत प्यार करूंगा, तरुण की वासना से भरी आवाज गूंजी। उसने वेश्या को बिस्तर पर गिराया। अचानक रूपा की नजर ऊपर छिपे अशोक पर पड़ी और वह चीख पड़ी। अरे, अभी तो शुरू भी नहीं किया, चीख क्यों रही है? तरुण ने हंसते हुए कहा। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। अशोक ने बिजली की तेजी से नीचे कूदकर तरुण की गर्दन पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। मालिक, मुझे छोड़ दो, रूपा कांपने लगी। अशोक ने नोटों की एक गड्डी उसकी ओर फेंकी। समझदार बनो। ये पैसे लो और आज रात ही शहर छोड़ दो, वरना जान से जाओगी। रूपा ने कांपते हाथों से पैसे गिने। 1 लाख चांदी के सिक्के। पूरी जिंदगी यहाँ काम करके भी वह इतना नहीं कमा पाती। उसने उसी वक्त शहर छोड़ने का फैसला किया और बाद में एक नई पहचान के साथ सुखी जीवन बिताया। अशोक ने बेहोश तरुण को कंधे पर उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। वह सीधे लालवानी हवेली पहुंचा। उसने ललित की नई रखेल को बेहोश किया, तरुण के कपड़े उतारे और उसे रखेल के साथ बिस्तर पर लिटा दिया। तू वाकई खूबसूरत है, लेकिन यह नालायक तेरे लायक नहीं। अशोक ने एक आखिरी नजर डाली और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद तरुण को होश आया। उसका सिर भारी था। उसने अपने पास एक कोमल शरीर महसूस किया और नशे की हालत में उसे लगा कि वह बसंत विहार में ही है। उसने अपनी हवस बुझानी शुरू कर दी। उधर बसंत विहार में अशोक ने ललित के कमरे की खिड़की से झांकते हुए कहा, ललित, तुझे पता भी नहीं कि तेरे जिगरी यार ने तुझे धोखा दिया है। कौन है वहां? क्या बकवास कर रहे हो? ललित हड़बड़ा कर उठा। यकीन न हो तो घर जाकर देख ले। तरुण तुझे यहाँ भेजकर खुद तेरी रखेल के मजे ले रहा है। इतना कहकर अशोक गायब हो गया। ललित के मन में शक का कीड़ा रेंग गया। वह तरुण के कमरे में गया, लेकिन वह वहां नहीं था। उसका माथा ठनका। वह तूफान की तरह अपनी हवेली की ओर दौड़ा। जैसे ही ललित हवेली पहुंचा, ठीक उसी समय कमांडर ठकराल भी वहां आ धमके। उन्हें किसी ने खबर दी थी कि उनके बेटे की जान को खतरा है। ललित सीधे अपनी रखेल के कमरे में पहुंचा और लात मारकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। उसका सबसे अच्छा दोस्त तरुण उसकी रखेल के साथ बिस्तर पर था। तरुण, नीच कुत्ते! ललित दहाड़ा। तरुण हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि वह बसंत विहार में नहीं, बल्कि ललित की रखेल के कमरे में है। भाई, ये गलतफहमी है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। गलतफहमी। ललित ने तरुण को बिस्तर से खींचकर एक मुक्का मारा। तरुण का मुंह खून से भर गया। तरुण को भी गुस्सा आ गया। उसने पलटवार किया, साले, मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने तेरी औरत को छुआ तो क्या हुआ? हमारा एहसान मान कि तेरा परिवार आज इस शहर का राजा है। दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तभी एक नौकर ने ललित के हाथ में एक भारी डंडा, जिस पर विशेष चिन्ह बना था, थमा दिया। ललित ने बिना सोचे पूरी प्राण शक्ति उस डंडे में डाल दी और तरुण के सिर पर दे मारा। तरुण का सिर तरबूज की तरह फट गया। ललित सन रह गया। वह तो बस उसे पीटना चाहता था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह नौकर गायब था। उसे समझ आ गया कि यह एक साजिश थी। तभी कमरे के बाहर एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी। ललित! ये कमांडर ठकराल की आवाज थी। ललित का चेहरा पीला पड़ गया। कमांडर ने अपने बेटे की लाश देखी और अपना आपा खो बैठे। एक औरत के लिए तूने मेरे बेटे को मार डाला। अब तू नहीं बचेगा। कमांडर ने एक ही वार में ललित का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त लालवानी मुखिया वहां पहुंच गए।
अपने बेटे की लाश देखकर वे भी पागल हो गए और कमांडर पर टूट पड़े। पूरे शहर में कोहराम मच गया। दोनों परिवार जो कभी दोस्त थे अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अशोक, जिसने नौकर का भेष बनाया था, चुपचाप हवेली से निकल गया। उसका मिशन पूरा हो चुका था। सराय में लौटकर अशोक ने अपनी साधना शुरू की। उसकी प्राण शक्ति में उबाल आया और उसने मूल ऊर्जा स्तर के तीसरे चरण को पार कर लिया। अब उसके पास 9 प्राचीन हाथियों का बल था। अगली सुबह यशवंत अशोक के कमरे में आया। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुमने ये कैसे किया? पूरा शहर हिल चुका था। काल कवच सेना के तीनों कमांडर घायल थे और लालवानी परिवार तबाह हो चुका था। क्या किया? अशोक ने उबासी लेते हुए पूछा। नाटक मत करो, कल रात जो हुआ वह तुम्हारा ही काम है, यशवंत ने कहा। अशोक मुस्कुराया। बस एक छोटी सी चिंगारी लगाई थी, आग उन्होंने खुद लगा ली। वापसी के सफर पर वे हंसपुर रुके, जो यशवंत का गृहनगर था। वहां उनकी मुलाकात चेतन चोपड़ा से हुई, जो गुलामों का व्यापारी था। काफिले में पिंजरों में बंद गुलामों को देखकर अशोक की नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर टिकी। उस आदमी की गर्दन पर एक काला निशान था, मूल बंधक परजीवी का निशान। और उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिसे अशोक पहचानता था। ये अनंत संप्रदाय के युवा गुरु की अंगूठी थी। चेतन ने अशोक को खुश करने के लिए वह गुलाम उसे तोहफे में दे दिया। एकांत में उस गुलाम शेर सिंह ने अशोक की गर्दन पकड़ ली। तेरे पास मेरे मालिक की अंगूठी कैसे आई? अशोक ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। अपनी हद में रहो, तुम अभी अपनी ताकत खो चुके हो। शेर सिंह ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने उसे बुरी तरह पीटा और अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं। जब शेर सिंह शांत हुआ तो अशोक ने बताया कि वह एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री एल्केमिस्ट है और उसके परजीवी जहर का इलाज कर सकता है। शेर सिंह, जो अनंत संप्रदाय का रक्षक था, अपनी ताकत वापस पाने की उम्मीद में अशोक के सामने झुक गया। लोहागढ़ लौटकर अशोक का भव्य स्वागत हुआ। कमांडर ठकराल ने उसे योद्धा अकादमी में जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अशोक को पता चला कि उसके साथी मनोज और लोकेश मिशन के दौरान मारे गए। लोकेश ने अपने आखिरी खत में अशोक से एक गुजारिश की थी। खत पढ़कर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाई कि वह लोकेश की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। अशोक अपने साथी शिवा और नए सेवक शेर सिंह के साथ देवदार नगर की ओर निकल पड़ा, जहां लोकेश की बहन लता रहती थी। लता को देखते ही अशोक ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में भाई के इंतजार का दर्द था। आप लोग, लता ने कुछ पूछना चाहा। तभी शेर सिंह ने कड़क कर कहा, कौन है वहां? बाहर आओ, यहां आपकी कहानी है। मैंने इसे एक अनुभवी लेखक की शैली में, बिना किसी रुकावट या अनावश्यक शीर्षक के, आधुनिक भारतीय संदर्भ मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूपांतरित किया है। सभी पात्रों और स्थानों के नाम भारतीय कर दिए गए हैं। भैरों की अचानक गूंजी हुई दहाड़ ने आंगन के बाहर कोने में छिपे लोगों को चौंका दिया, जिससे वे छिपने का नाटक छोड़कर खुले में सामने आ गए। शुक्ल युवराज के माथे पर हल्की शिकन पड़ गई। अशोक का चेहरा एकदम शांत था, मानो उसे इस बात की पहले से ही उम्मीद थी। ललित और लोकेश, तुम दोनों मेरी जासूसी कर रहे थे। उन दोनों को देखकर लतिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, फिर हल्का पीला पड़ गया। लतिका, यह मुखिया का आदेश है, लाल परिवार के दोनों युवकों ने भावहीन होकर उत्तर दिया। लतिका ने गहरी सांस ली और उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अशोक और युवराज की ओर देखा। आप दोनों मेरे भैया के दोस्त हैं। लेकिन भैया तो लौह रक्त सेना के शहर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। अशोक और युवराज ने एक दूसरे को देखा, उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। उनमें लतिका को उसके भाई ललित की मौत की खबर सुनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि देर सबेर उसे पता चल ही जाएगा। लतिका, ये पत्र तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अशोक ने ललित की वसीयत निकाली और लतिका को थमा दी। पत्र हाथ में लेते ही लतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसे सब कुछ समझ आ गया। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। भैया, मैंने कहा था कि प्रतिभा शिविर की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है। आपने मेरी क्यों नहीं सुनी? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? ललित मर गया। लाल परिवार के दोनों युवकों की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। हमें बहुत अफसोस है, अशोक और युवराज ने उसे ढांढस बंधाया। लतिका का कोमल शरीर कुछ पलों तक कांपता रहा, फिर उसने सिसकते हुए पूछा, आप अशोक भैया हैं? हाँ, अशोक ने सिर हिलाया। मेरे भैया ने कहा था कि अब से मैं आपकी बात मानूं, लतिका रोते हुए बोली। हम आज तुम्हें लाल परिवार से दूर ले जाने आए हैं।
ये तुम्हारे भाई की भी इच्छा थी? अशोक हल्का सा मुस्कुराया। हम भैया और हमारे लाल परिवार के बीच हुए समझौते के मुताबिक, चूंकि वे मर चुके हैं और योद्धा अकेडमी में जाने की योग्यता हासिल नहीं कर पाए, इसलिए लतिका को अब हमारे परिवार के नियमों का पालन करना होगा। उसकी शादी कश्यप परिवार के युवा मालिक से होगी ताकि दोनों परिवारों का गठबंधन हो सके। उसे कोई नहीं ले जा सकता। लाल परिवार के दोनों युवकों ने आगे बढ़कर अशोक और उसके साथियों को घूरते हुए कहा, मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अशोक के चेहरे पर एक दबंग मुस्कान तैर गई। तभी युवराज ने बिना कोई बात किए एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर हरकत में आया। आस्तीन आयाम। युवराज ने अपनी आस्तीन झटकी, जो प्राण शक्ति से भरी हुई थी, और लाल परिवार के दोनों युवकों को हवा में उड़ा दिया। दफा हो जाओ यहां से। यहां आते वक्त युवराज को अशोक से ललित की अधूरी इच्छा के बारे में पता चला था। ललित नहीं चाहता था कि उसकी बहन कश्यप परिवार के साथ गठबंधन के लिए बलि का बकरा बने। इसी वजह से उसने प्रतिभा शिविर ज्वाइन किया था। उसने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया। उसने अशोक को जो वसीयत लिखी थी उसमें यही गुजारिश थी कि वह उसकी बहन को लाल परिवार से दूर ले जाकर उसे एक सुरक्षित जीवन दे। मूल ऊर्जा स्तर का चौथा चरण। युवराज के ऊपर 6 प्राचीन विशालकाय हाथियों मैमथ की छाया देखकर दोनों युवकों के चेहरे उतर गए। वे एक दूसरे को देखकर वहां से दुम दबाकर भाग निकले। अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो, अशोक ने लतिका से मुस्कुराते हुए कहा। लतिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन भाई की वसीयत याद करके उसने खुद को संभाला। वह मजबूत बनना चाहती थी ताकि अपने भाई की आत्मा को निराश न करे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। युवराज लतिका के साथ उसके कमरे में गया। युवराज की मदद से लतिका ने जल्दी ही अपना सारा सामान पैक कर लिया। अशोक सबसे आगे चला। उसके ठीक पीछे भैरव था और उनके पीछे युवराज और लतिका थे। वे चारों लाल परिवार की हवेली के निकास की ओर बढ़े, लेकिन मुख्य द्वार पर पहुंचते ही 3 आकृतियां यमदूत की तरह उनका रास्ता रोके खड़ी थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी और 2 बुजुर्ग। मुखिया जी। अधेड़ आदमी को देखकर लतिका का चेहरा पीला पड़ गया। लतिका, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम यहीं रुक जाओ तो मैं इन्हें जाने दूंगा, अगर नहीं तो इनका मरना तय है। मुखिया की आंखों में एक ठंडी चमक थी। लतिका घबरा गई। उसने अशोक और युवराज की ओर देखा। मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। आप लोग मुझे छोड़कर चले जाइए। मुखिया और 2 बुजुर्गों को देखकर उसे लगा कि अब अशोक का उसे ले जाना नामुमकिन है। वह अपने भाई के दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसके मन में मरने का विचार आ चुका था। भैया, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रही हूँ। उस कश्यप परिवार के बिगड़ेल लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लतिका के दिल में एक गहरी उदासी थी। युवराज का चेहरा सख्त हो गया। उसकी ठंडी और उदासीन निगाहें लाल परिवार के मुखिया पर टिकी। मैं ऊर्जांगा के शुक्ल परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग का पोता हूं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन रास्ते से हट जाओ। ऊर्जांगा का शुक्ल परिवार। लाल परिवार का मुखिया जोर से हंसा। ये तुम्हारे ऊर्जांगा के परिवार का हमारे मामले में दखल देने की जगह नहीं है। बुजुर्गों, मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाओ। जी। मुखिया के पीछे खड़े दोनों बुजुर्ग तुरंत हरकत में आए और बिजली की गति से अशोक, युवराज और भैरव की ओर लपके। उन दोनों के ऊपर 20 प्राचीन विशालकाय हाथियों की छाया उभर आए। मूल ऊर्जा स्तर का पहला चरण। युवराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। भैरव। अशोक ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज बेहद ठंडी और सख्त थी। मूल ऊर्जा स्तर के 2 मामूली योद्धा मेरे मालिक के सामने गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रहे हैं। दफा हो जाओ। भैरव ने ठंडी सांस ली और पलक झपकते ही आगे बढ़ा। उसने दोनों बुजुर्गों को एक एक थप्पड़ जड़कर दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वे दोनों बेहोश हो गए। भैरव के ऊपर 40 प्राचीन विशालकाय हाथियों की छाया चमककर गायब हो गई। मूल ऊर्जा स्तर का तीसरा चरण। लाल परिवार के मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में क्रूरता थी और वह बड़े डग भरता हुआ आगे आया। उसके ऊपर भी 40 प्राचीन विशालकाय हाथियों की छाया प्रकट हुई। मूर्ख। अशोक का चेहरा ठंडा पड़ गया। भैरव, इसे अपाहिज कर दो। जी मालिक। भैरव हिल्ला, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह एक ही कदम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया हो। पृथ्वी आकाश विस्थापन। सन्नाटे को चीरती हुई एक हरी तलवार की चमक दिखाई दी और फिर एक चीख गूंजी। लाल परिवार का मुखिया घुटनों के बल गिरा और फिर धड़ाम से जमीन पर लेट गया। उसके चारों हाथ पैरों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। उसके दोनों हाथों और पैरों की नसें काट दी गई थीं। जमीन पर पड़े पड़े मुखिया ने सिर उठाया तो देखा कि भैरव के ऊपर 49 प्राचीन विशालकाय हाथियों की छाया चमक रही थी।
कांपती हुई आवाज में वह बोला, 7वीं श्रेणी का दिव्य अस्त्र। आखिरकार बहुत ज्यादा खून बह जाने से वह बेहोश हो गया। मुखिया जी, खबर देने वाले दोनों युवक पास ही खड़े थे। ये दृश्य देखकर उनके पैर कांपने लगे और चेहरे की हवाएं उड़ गईं। अशोक की ठंडी निगाहें उन पर पड़ीं। मैंने पहले ही कहा था, मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। अशोक के जाने के बाद ही उन दोनों युवकों को होश आया। उनके कानों में उस बैंगनी कपड़े पहने युवक की दबंग आवाज गूंज रही थी। पहले उन्हें वह घमंडी लगा था, लेकिन अब समझ आया कि वह आत्मविश्वास था। हवेली के बाहर अशोक अपने घोड़े पर सवार हो गया। युवराज ने लतिका को अपने घोड़े पर बिठाया और उसे अपनी बाहों में सुरक्षित घेरे हुए घोड़ा दौड़ा दिया। ये देखकर अशोक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पहले ही देख लिया था कि युवराज की आंखों में लतिका के लिए एक अलग चमक थी। यह अच्छा ही था, कम से कम लतिका को कोई सहारा मिल गया। रास्ते में युवराज की नजरें बार बार भैरों पर जा रही थीं। वह भैरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बस इतना कि यह नकाबपोश आदमी लौह रक्त शहर से उनके साथ था और अशोक को मालिक बुलाता था। लेकिन आज उसने देख लिया कि भैरों कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास स्थानिक अंगूठी, स्पेशल रिंग और 7वीं श्रेणी का दिव्यास्त्र था, जो उसके अपने दादा, जो नवजात आत्मा स्तर के योद्धा थे, उनके पास भी नहीं था। अशोक, ये? युवराज ने अपना घोड़ा अशोक के करीब करते हुए धीरे से पूछा। अशोक ने उदासीनता से कहा, वह मेरा सेवक है। सेवक? युवराज के होठ फड़फड़ाए। लतिका भी अपना दुख भूलकर हैरान रह गई। लाल परिवार के मुखिया से भी ज्यादा ताकतवर यह आदमी अशोक का सेवक है। यह अशोक आखिर है कौन? अशोक भैरों की रिकवरी से संतुष्ट था। उसे यकीन था कि 2 महीने में आत्मा शुद्धि गोली के असर से भैरों नवजात आत्मा स्तर तक पहुंच जाएगा। अशोक के लिए मौजूदा भैरों उसके हाथ में एक तेज धार वाली तलवार की तरह था। 15 दिनों के सफर के बाद ऊर्जांगा उनके सामने था। मैं घर आ गया। अशोक का दिल जोर से धड़का। माँ, मैं घर आ गया। काव्या, मैं घर आ गया। प्रीति, मैं घर आ गया। युवराज की आंखों में भी उत्साह था। अशोक ने युवराज से कहा, युवराज, अब से लतिका का ख्याल तुम रखना। कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, युवराज ने सिर हिलाया। अशोक ने लतिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लतिका, युवराज भरोसेमंद है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लतिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसने सिर झुकाकर हामी भरी। जी, अशोक भैया। युवराज, अशोक ने गंभीर होकर कहा, जिस पल ललित ने लतिका की जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने उसे अपनी सगी बहन मान लिया था। अब मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो। युवराज ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। युवराज और लतिका से अलग होने के बाद अशोक ने भैरों को कुछ चांदी के सिक्के देकर सराय में रुकने को कहा और खुद मेहरा परिवार की हवेली की ओर चल पड़ा। अशोक, रास्ते में मेहरा परिवार के शिष्यों ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। अशोक वापस आ गया, वह भी उस जानलेवा प्रतिभा शिविर से जिंदा। पूरे मेहरा एस्टेट में खलबली मच गई। अशोक का जिंदा लौटना मतलब उसने योद्धा अकेडमी में प्रवेश की योग्यता हासिल कर ली थी। ये पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। शांत आंगन में एक सुंदर युवती तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। अचानक उसने तलवार म्यान में रखी और अपनी कलाई पर लिपटे 2 छोटे सांपों को देखकर आह भरी। छोटे मालिक को गए 1 साल और 1 महीना हो गया। वे अभी तक क्यों नहीं आए? नन्हे काले, नन्हे सफेद, क्या तुम उन्हें याद करते हो? वे मुझे उतना याद नहीं करते जितनी मेरी काव्या करती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। लड़की का शरीर कांप उठा। वह धीरे से मुड़ी। मेरी काव्या बड़ी हो गई है। अशोक ने उस दुबली पतली लड़की को देखा जिसके चेहरे से अब बचपन हटकर एक युवती का रूप ले रहा था। छोटे मालिक। लड़की की आंखें भर आईं। वह दौड़कर अशोक के सीने से लग गई। अशोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काव्या, मैं वापस आ गया हूं। तभी पास के कमरे का दरवाजा खुला। अशोक, तुम आ गए। एक खूबसूरत महिला जिसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, बाहर आए। माँ, मैं आ गया। अशोक ने अपनी माँ आरती को देखा। काव्या शर्माकर अशोक की बाहों से अलग हो गई। माँ, मालकिन, पगली, शर्मा क्यों रही है? आरती ने हंसते हुए सिर हिलाया। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसकी माँ अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। बदमाश। अचानक आंगन के बाहर से एक उत्साहित आवाज आई। अशोक मुड़ा और देखा कि एक बेहद आकर्षक लड़की उसकी ओर दौड़ रही है। वह सीधे उसके गले लगी और उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। दुष्ट कहीं के, तुम वापस आए और मुझसे मिलने नहीं आए।
अगर मुझे दूसरों से पता न चलता तो मुझे खबर भी नहीं होती। प्रीति, अशोक ने मुस्कुराया। 1 साल बाद प्रीति और भी ज्यादा आकर्षक हो गई थी। प्रीति का चेहरा लाल हो गया। उसने देखा कि काव्या और आरती पास ही खड़ी हैं, तो वह जल्दी से अलग हो गई। आंटी आरती, छोटी बहन काव्या, प्रीति ने शर्म से नमस्ते किया। अशोक, क्या तुम सफर से थक गए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। आरती रसोई में चली गई और काव्या उनके पीछे पीछे गई। प्रीति ने अशोक की ओर देखा। क्या तुम दादाजी से मिलने जा रहा हो, है ना? अशोक ने उसकी बात पूरी की। अशोक ने प्रीति का हाथ थामा। चलो, अब तुम मेरी हो तो दादाजी का आशीर्वाद भी साथ लेंगे। जब प्रीति के दादा दीनानाथ ने अशोक को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। दादाजी, अशोक ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ तुम लौट आए। आगे का क्या प्लान है? दीनानाथ ने पूछा। दादाजी, मैं कुछ दिनों में राजधानी इंपीरियल सिटी जाने की सोच रहा हूँ। मैं माँ काव्या और प्रीति को साथ ले जाऊंगा। आप भी हमारे साथ चलिए, अशोक ने प्रस्ताव रखा। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बाकी की जिंदगी यहीं मेहरा परिवार में कटेगी, बूढ़े ने सिर हिलाया। प्रीति ने मुंह फुलाया। दादाजी, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रीति, पगली मत बनो। अशोक तुम्हारा ख्याल रखेगा, दादाजी ने प्यार से समझाया। रात के खाने पर सबने अशोक के प्रतिभा शिविर के किस्से सुने। अशोक ने अपने दोस्तों की मौत का जिक्र भी किया, जिस पर दादाजी ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह अशोक ने नाश्ता खत्म नहीं किया था कि एक मेहमान आया। मुखिया नवीन मेहरा। अशोक, बधाई हो, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा और अशोक को चांदी के सिक्कों का एक बड़ा ढेर थमाया। ये करीब 20 लाख चांदी के सिक्के थे। अशोक समझ गया कि मुखिया उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं। धन्यवाद मुखिया जी, अशोक ने विनम्रता से पैसे ले लिए। तुम राजधानी कब जा रहे हो? परसों। इतनी जल्दी? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बगी का इंतजाम कर दूंगा, नवीन ने कहा। नवीन को विदा करके अशोक दवा की दुकान पर तनिष्क मैनेजर महेश से मिलने गया। बच्चे, तुम आखिरकार जिंदा लौट आए, तनिष्क ने तंज कसा। लगता है तुम्हें मेरे जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं थी, अशोक ने आंखें घुमाई। चूंकि तुम जा रहे हो तो यकीनन उस लड़की को भी साथ ले जाओगे। स्वर्ण संजीवनी 6 ट्रेजर्स बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के फॉर्मूले का क्या होगा? मुझे बेच दो, तनिष्क ने कहा। बिकाऊ नहीं है, अशोक ने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। शर्त यह है कि मुनाफे का हिस्सा मुझे मिलता रहेगा और तुम ये किसी और को नहीं सिखाओगे। तनिष्क मान गया। अशोक ने उसे फॉर्मूला याद करवाया और फिर उस कागज को पिल फायर से जला दिया। तनिष्क ये देखकर दंग रह गया कि अशोक एक कीमियागर एल्केमिस्ट भी है। अशोक ने अपनी ग्रेड 9 कीमियागर की मुहर दिखाए और वहां से निकल गया। जब अशोक घर लौटा तो आंगन में एक उदास माहौल था। बॉस, विजय, मोटा लड़का, अशोक को देखकर रो पड़ा। विजय, क्या हुआ? अशोक ने देखा कि उसकी मां का चेहरा भी उतरा हुआ है। बॉस, दादा बुजुर्ग ग्रैंड एल्डर नहीं रहे, विजय ने सिसकते हुए कहा। क्या? अशोक सन रह गया। उसे पता था कि दादा बुजुर्ग स्वस्थ थे। कैसे हुआ ये? बॉस, ये जैन परिवार का काम है। उनका एक पुराना बुजुर्ग वापस आया और दादा बुजुर्ग से स्वर्ण संजीवनी का फॉर्मूला मांगने लगा। दादा बुजुर्ग ने मना कर दिया तो उसने उन्हें मार डाला, विजय ने गुस्से में बताया। वो पुराना बकरा मूल ऊर्जा स्तर के दूसरे चरण पर है। जैन परिवार, फिर से। अशोक की आंखों में खून उतर आया। तुम्हारे परिवार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन बॉस, वह बहुत ताकतवर है। विजय हिचकिचाया। तो क्या हुआ? अशोक ने ठंडी सांस ली। उसने भैरव को बुलाया। भैरव अब मूल ऊर्जा स्तर के 9वें चरण पर था। अशोक ने विजय का कंधा पकड़ा और उसे लेकर हवेली से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने भैरव को सराय से लिया और तीनों घोड़ों पर सवार होकर नयरनपुर के लिए निकल पड़े। नयरनपुर में मेहरा परिवार की हवेली में मातम छाया हुआ था। अशोक अंदर गया। मुखिया नवीन और बाकी बुजुर्ग शोक में डूबे थे। अशोक ने दादा बुजुर्ग की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई। दादा बुजुर्ग, आप चिंता न करें, मैं आपका बदला लूंगा। आज के बाद नयरनपुर में जैन परिवार का नामोनिशान नहीं रहेगा, अशोक ने कसम खाई। भैरव, मेरे पीछे आओ। अशोक के ऊपर 9 प्राचीन हाथियों की छाया उभरी। सर्पगति तकनीक। अशोक पलक झपकते ही गायब हो गया। भैरव भी साए की तरह उसके पीछे हो लिया। मेहरा परिवार के लोग हैरान रह गए। जल्दी चलो, अगर हम देर से पहुंचे तो अशोक मारा जाएगा। मुखिया नवीन चिल्लाए और पूरा परिवार अशोक के पीछे भागा। दूसरी तरफ जैन परिवार में जश्न का माहौल था।
जैन परिवार का दूसरा पूर्वज सेकंड एंसेस्टर मुख्य कुर्सी पर बैठा था और योगेश जैन मुखिया उसकी चापलूसी कर रहा था। तभी एक घायल युवक अंदर आया। मुखिया जी, 2 लोग अंदर घुस आए हैं और कत्लेआम मचा रहे हैं। क्या? पूर्वज और योगेश बाहर निकले। बाहर का दृश्य भयावह था। अशोक अपनी बैंगनी उल्कापिंड लचकदार तलवार से मौत का तांडव कर रहा था। जहां से वह गुजरता खून की नदियां बह निकलती। भैरव उसके पीछे एक रक्षक देवता की तरह खड़ा था। अशोक, तुम? योगेश जैन चिल्लाया। हाँ, मैं अशोक हूँ। और तुम वही जैन परिवार के पुराने बकरे हो। अशोक ने पूर्वज की ओर देखा। गुस्ताख, मैं तुझे मार डालूंगा। योगेश अशोक की ओर लपका। फ्लैश! अशोक की तलवार की एक चमक और योगेश का सिर धड़ से अलग हो गया। सब सन रह गए। एक ही वार में मुखिया खत्म। तभी मेहरा परिवार के लोग वहां पहुंच गए। जैन परिवार का पूर्वज गुस्से से पागल हो गया। मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसके ऊपर 30 प्राचीन हाथियों की छाया उभरी। अशोक पीछे हट गया। भैरव, मैं तुम्हें इसे खत्म करने के लिए 3 सांसों का वक्त देता हूं। मालिक, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह एक सांस में ही मर जाएगा। भैरव ने कहा। एक सांस। पूर्वज हंसा। बच्चे, मैं भी देखता हूं। वूश! भैरव गायब हुआ और पलक झपकते ही पूर्वज के सामने प्रकट हुआ। एक हरी तलवार की चमक और पूर्वज का सिर हवा में उड़ गया। बहुत अच्छे, भैरव, अशोक ने सिर हिलाया। मेहरा परिवार के लोग और बचे हुए जैन सदस्य पत्थर की मूर्ति बन गए थे। मारो! मुखिया नवीन ने चिल्लाकर हमला बोल दिया। भैरव की मदद से मेहरा परिवार ने जैन परिवार के सभी बड़ों को मौत के घाट उतार दिया। बदला पूरा हुआ। उस रात मेहरा हवेली में दावत हुई। अशोक को जबरदस्ती मुख्य कुर्सी पर बिठाया गया और भैरव उसके पीछे खड़ा रहा। अगले दिन जब अशोक जाने की तैयारी कर रहा था, वर्मा परिवार चैन फैमिली की बेटी चेतना वर्मा माफी मांगने आए। अशोक, मेरे पिता और दादाजी मदद करना चाहते थे, लेकिन मिस चेतना, अशोक ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे या मेहरा परिवार को अब वर्मा परिवार से कोई मतलब नहीं है। भैरव, मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। चेतना निराश होकर चली गई। अशोक ने विजय से विदा ली और वादा किया कि वह स्वर्ण संजीवनी का इंतजाम करवा देगा ताकि मेहरा परिवार सुरक्षित रहे। और फिर वह अपने परिवार के साथ राजधानी के लिए निकल पड़ा। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल AK नॉवल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके लाइक करें और घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।